नमस्कार, जय भारत। गुड मॉर्निंग, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सर, शुड आई फॉलो? कोई कुछ कह रहा है, सुन लेते हैं। द एनसीईआरटी फॉर द चैप्टर मूल कंसेप्ट एज वेल एज नोट्स, प्लीज हेल्प। चलिए सुनिए ध्यान से सभी लोग। किसी ने कुछ पूछा है कि क्या मैं एनसीईआरटी फॉलो करूं या नहीं मूल कंसेप्ट में। फटाफट जुड़ जाइए, फिर मैं बताता हूं क्या करना है क्या नहीं करना है। फटाफट सब लोग जुड़ जाइए, फिर मैं आपको बताता हूं क्या करना है और क्या नहीं करना है। जल्दी जुड़िए, फटाफट जुड़िए सब लोग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय भारत सभी को। कृष्णा, आदित्य, अवनी, योशित वर्मा, सब लोग फटाफट जुड़ जाइए। जितने लोग हैं सब लोग फटाफट जुड़ जाइए। टाइम का ध्यान रखिए थोड़ा सा। मैं टाइम का बहुत ध्यान रखता हूं। मैं बढ़िया, आप भी रखिए। समय का ख्याल रखेंगे तो साहब समय आपका ख्याल रखेगा, नहीं तो वक्त बदलते देर नहीं लगती। समझ पा रहे हैं? तो चलिए फटाफट जुड़ जाइए सब लोग। ओके, सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं इंपॉर्टेंट न्यू। ओके, चलिए जो लोग भी नए सब लोग जुड़ गए, अब मैं सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। ओके, सबसे पहली बात, मैं 1-2 मिनट में सब कुछ कंक्लूड कर दूं, मेन पॉइंट, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। पिछली क्लास कितने लोगों ने देखी हुई है? मेरी पिछली क्लास, लास्ट क्लास कितने लोगों ने देखी हुई है? मेरी फर्स्ट क्लास हो चुकी है, इसकी फर्स्ट क्लास हो चुकी है। वो फर्स्ट क्लास थी, कब हुई थी? 21 सितंबर, 21 सितंबर हो चुकी है भैया। 9:30 पे आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग जाकर। कितने लोग देख करके आए रिकॉर्डिंग? कितने लोग क्लास कर चुके हैं? पहली वाली डन, पहली वाली डन, पहली वाली डन। ये देखो एक पोल आ गए। अरे भैया पढ़ाने दो यार, पोल पहले करवा दे। किस बात में पोल करा दें? ये किसने देखी है? अरे यार तुम लोग गजब हुए। तो बताओ। ओके 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 ओके, चलो। तो काफी लोगों ने देखी है, तो जिसने नहीं देखी मैं आपको पहले बता रहा हूं, फर्स्ट क्लास तुरंत जाके देखिएगा। अभी क्लास के जस्ट बाद जाइएगा, तुरंत सर्च करिएगा 21 सितंबर की क्लास को 9:30 पे। अब मैं आपको थोड़ी सी बात पहले बता दूं, जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं। मेरा नाम एकेएम सर, जे स्टार नाम से मुझे कोचिंग फील्ड में जानते हैं। बीटेक फ्रॉम एचबीडीआई कानपुर, एमबीए फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, दोनों टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इंडिया के। 10 साल का एक्सपीरियंस है। आकाश, शैलेंद्र, सर्वोत्तम सब जगह काम कर चुका हूँ। केमिस्ट्री मेंटर रह चुका हूँ। लज्जाबेन पटेल, सोमल अग्रवाल, वरुण कुमार और बहुत सारे नीट एम्स से आईटीएंस को भी मैंने पढ़ा है। लज्जाबेन पटेल की रैंक आई थी AIR 3 एम्स 2016, सोमल अग्रवाल AIR 9 एम्स 2018 और वरुण कुमार AIR 42 एम्स 2019। आप मुझे तुरंत फॉलो करिए, इस नाम पे सर्च करिए, अनअकैडमी पे मैं आपको मिल जाऊंगा। जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं और जो नहीं आ पाए हैं उनको भी बता दीजिए, ये यहाँ पे कुछ मिलने वाला है। इस नाम को फॉलो कर लीजिए तो लोग बाद में आपको फॉलो करेंगे। अनअकैडमी पे सर्च करिए अजय मिश्रा, तुरंत इसे फॉलो करिए, सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी। क्या ये भी क्लियर है? और अपडेट के साथ साथ जो मोक्ष मिलेगा अंत में वो अलग ही मजा होगा। ये भी क्लियर है? ये भी क्लियर? यस, डन। ये भी क्लियर। काफी लोग जुड़ चुके हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ बता दूं, जैसे जे स्टार लाइव मेरा कोड है और 10% आपको ऑफ मिल सकता है। आप लोग तो सब्सक्रिप्शन वाले हैं, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, ठीक है ना? चलिए अब काम की बात सुनिए जरा, काम की बात और सुनिए जरा। थोड़ी देर के लिए मैं चैट ऑफ कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मैं चैट ऑफ कर रहा हूं, कुछ बातें आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए सब लोग, ध्यान से सुनिए सब लोग। देखिए मोल कंसेप्ट का जो मैंने सेशन प्लान किया है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं, जल्दी सुन लीजिए। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, मेरे से अलग से मैसेजेस में पूछते हैं क्या हुआ, कैसे पढ़ाओगे, कौन सी क्लास कब है। तो मैं एक बार पूरा बता दे रहा हूं आपको, 1 मिनट लगाऊंगा, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए कैसे क्या मोल कंसेप्ट कवर होगा, ठीक? देखिएगा, देखिए मोल कंसेप्ट के पहले तो मैंने 4 लेक्चर प्लान किए थे कि 4 लेक्चर में आपको कुछ बेसिक बेसिक चीजें और कुछ अच्छी चीजें करा दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन जनता की डिमांड को देखते हुए मैं मोल कंसेप्ट पूरा कंप्लीट कराऊंगा। अब मैं पूरा ही करा रहा हूं, 0 to इनफाइनाइट पूरा ही कवर कराऊंगा। तो ये पूरा मोल कंसेप्ट कवर होगा और ये 9 लेक्चर्स में कवर होगा। ध्यान दीजिए, मोल कंसेप्ट का सफर हम लोग 9 लेक्चर में तय करेंगे और इन 9 लेक्चर्स की जो टाइमिंग है और जो डेट्स हैं वो मैंने ग्रुप पे भी शेयर किए हैं। मैं यहां भी आपको बता देता हूं, 21, 22, 23, 22 को क्लास नहीं है, सॉरी 22 हटा दीजिए यहां से, 22 को क्लास नहीं है। 23, 22 तो निकल गई, तो 23 आज है, 24, 25, फिर 26, 27, 28, 29 और 30, ये हैं क्लासेस। ध्यान से सुनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब मैं आपको लेक्चर प्लान एक बार जल्दी से समझा देता हूं, सुन लीजिए ध्यान से सभी लोग, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन लोग करते हैं कि बताओ ये वाली क्लास में पहला लेक्चर क्या और दूसरा क्या। सुनिए ध्यान से, लेक्चर वाइज बता देता हूं। ये है लेक्चर नंबर 1 जो कि हो चुका है,
21 सितंबर को लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। आज आप पढ़ने यहां पे आए हैं लेक्चर नंबर 2 और लाइन वाइज चलता रहेगा। लेक्चर नंबर 3 24 को, लेक्चर नंबर 4 25 को, लेक्चर नंबर 5 26 को, लेक्चर नंबर 6 27 को, लेक्चर नंबर 7 28 को, लेक्चर नंबर 8 29 और लेक्चर नंबर 9 ये होगा 30 को। राइट, सबको इतनी बात समझ में आ गई? 9 लेक्चर का कोर्स है पूरा। एक बार अंगूठा दिखा दो, सबको इतनी बात समझ में आ रही है? यस यस यस, सब लोग अंगूठा दिखा दो, जितने लोग आए सब अंगूठा दिखा दो, इतनी बात समझ में आ गई। 9 लेक्चर का प्लान है। ओके डन। और ये सब सितंबर के अंदर अंदर ही निपट जाएंगे 9 के 9 लेक्चर। ठीक है, तो अब ये क्लासेस हैं आपके सामने। अब देखिए ध्यान से बात मेरी सुनिएगा सब लोग, यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है जो कि क्लियर कर लीजिए। बिल्कुल कंफ्यूजन ये है कि मैंने 2 कोर्स बनाए हैं। देखिए पहले मैंने केवल 4 लेक्चर का कोर्स बनाया था, अब मैंने 5 का और बना दिया। ध्यान सुनिए, क्योंकि मेरे को टोटल 9 लेक्चर चाहिए थे, तो पहले 4 लेक्चर का प्लान था जो आपको दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा होगा ना। अब मैंने उसमें ऐड कर दिया कितने, 5 लेक्चर और ऐड कर दिए। डन। तो आप टोटल कितना हो गया, 9 लेक्चर। तो देखिए 2 कोर्स बनाए मैंने, है ना, 2 कोर्स बनाए। आप जब सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा अचीवर कोर्स ऑन मोल कंसेप्ट। आप जाइएगा मेरी प्रोफाइल को आज जाते ही तुरंत फॉलो कर लीजिएगा, इस पे जाइएगा और प्लस कोर्स ढूंढिएगा। अजय मिश्रा के बाद जाइएगा नीचे और यहां पे ढूंढिएगा प्लस कोर्स। ठीक है, जैसे आप प्लस कोर्स में जाएंगे तुरंत आपको यहां पे लिखा मिलेगा अचीवर कोर्स। तो क्वेरीज में यही क्लियर कर देता हूं, ऑन मोल कंसेप्ट, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। जितने लोग जुड़े हैं सबको बात पता चल जाए, और जो नहीं जुड़ पाए हैं उनको बता दीजिएगा। अचीवर कोर्स ऑन मोल कंसेप्ट, राइट, ये आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। अब देखिए ये आपको 2 बार लिखा मिलेगा, 2 कोर्स ऐसे मैंने बनाए हैं। अब ध्यान सुनिए, यही कंफ्यूजन है क्योंकि यहां मैंने 2 कोर्स बनाए, तो आपको 2 बार ये लिखा मिलेगा, एक बार ये लिखा मिलेगा, फिर एक बार ये लिखा मिलेगा। ध्यान दीजिए, दोनों जो कोर्सेज हैं उनकी डेट्स अलग अलग है। 2 कोर्स बनाए, लेकिन ये दोनों एक ही कोर्स है। अब कह रहे हैं एक कोर्स का क्या मतलब है साहब? एक कोर्स का मतलब क्या, ये समझा जाए कि दोनों में एक ही चीज पढ़ाओगे क्या? देखिए फर्स्ट कोर्स में आपको डेट मिल रही होंगी 21, 23, 25 और 28। सेकेंड कोर्स में आपको डेट मिल रही होंगी 24, 26, 27, 29 और 30। ये मिल रही होंगी आपको डेट्स, राइट। तो ये जो कोर्स है और ये जो कोर्स है दोनों एक ही कोर्स है, इनको मिला करके एक कोर्स बनेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान सुनिए। इन दोनों को मिला करके टोटल कितने लेक्चर हुए? इन दोनों को मिला के कितने लेक्चर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेक्चर, वो ये हैं। समझ में आ रही है बात? फिर से सुन लीजिए, अचीवर कोर्स जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको 2 मिलेंगे, अचीवर कोर्स ऑन मोल कंसेप्ट, अचीवर कोर्स ऑन मोल कंसेप्ट। क्लियर? और आप देखेंगे एक में आपको मिलेगा ये वाला और एक में आपको मिलेगा ये वाला। इन दोनों को जब क्लब कर दूंगा मैं, दोनों को क्लब कर दूंगा, तब जाके बनेगा ये कंप्लीट कोर्स 9 लेक्चर वाला। समझ पा रहे हैं? दोनों को क्लब कर दूंगा तो ये दोनों एक ही हैं। एक ही का मतलब ये मत समझिएगा, ये बिल्कुल गलत फहमी मत पालिएगा। क्या 21, 23, 25, 28 को वही पढ़ाओगे जो 24, 26, 27, 29, 30 को पढ़ाओगे? नो। ध्यान सुनिए, क्या क्वेश्चन जो आप पूछते हैं वही मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये सब पूछेंगे आप मेरे से बाद में, तो मैं यही बता दे रहा हूं। क्या 21, 23, 25, 28 को वही पढ़ाओगे जो 24, 26, 27, 29 और 30 को पढ़ाओगे? नो। ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर लिख दिया 21 को फर्स्ट लेक्चर है, 23 को सेकंड लेक्चर है, 24 को तीसरा लेक्चर है। नई चीजें होंगी, थर्ड लेक्चर मतलब नई चीज। 25 को नया लेक्चर होगा, चौथा। 26 को नया लेक्चर होगा, 27 को नया लेक्चर होगा, छठा। 28 को नया लेक्चर होगा, 7वां। 29 को नया लेक्चर होगा, 30 को नया लेक्चर होगा। समझ पा रहे हैं? टोटल कितने लेक्चर हो गए? 9 लेक्चर। कितने लेक्चर हो गए? 9 लेक्चर। तो ये दोनों कोर्स जब आप मिला देंगे, आपको इन दोनों में आना है, इन दोनों में आना है, इसमें भी आना है, इसमें भी आना है, तब जाके आपके 9 लेक्चर बन पाएंगे पूरे टोटल। कितनों को मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई? एक बार सब लोग उठा दिखा दो अगर बात समझ में आ गई। दोनों कोर्स में आना है, तब जाके आपके 9 लेक्चर, डिफरेंट 9 लेक्चर है। 5 + 4 डिफरेंट 9 लेक्चर्स हैं। डिफरेंट 9 लेक्चर में फिर से बोल रहा हूं। डन? क्लियर? अब तो मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी ना? अरे यस तो बोल दो भाई, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके, चलो मैं आगे। थैंक्स सर जी। ओके डन। ठीक है, एक पॉइंट और सुन लीजिए जिसमें कंफ्यूजन। एक बार क्वेश्चन टैब देख रहा हूं, रुकिए 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 रुकिए। देखिए इनके टाइमिंग्स थोड़े से आप देख लीजिएगा। देखिए ये जो चार ये डेट्स हैं, इनके टाइमिंग्स हैं, इनके टाइमिंग्स अलग हैं और इनके टाइमिंग्स अलग हैं। ठीक है, तो इनके टाइमिंग्स देख लीजिएगा। इनके टाइमिंग्स हैं 9:30 AM मॉर्निंग। मेरी क्लासेस मॉर्निंग में सबकी सब। ये 9:30 AM है। कौन कौन सी? 21, 23, 25, 28। और ये जो 24, 26, 27 वाले हैं, इनकी टाइमिंग है 8:30 AM। कितनी है? 8:30 AM। तो ये आप देख लीजिएगा टाइमिंग। ये 8:30 से 11 बजे तक, 11 बजे फिनिश हो जाएगी। सॉरी 10 बजे तक, सॉरी 10 बजे तक। 8:30 से 10 बजे तक, बराबर 1.5 घंटे की क्लास है। और ये 9:30 से 11 बजे तक। तो इन 4 डेज में 9:30 से 11 और इन बाकी के 5 डेज में 8:30 से 10। डन? सबको समझ में आ गई बात?
ओके चलो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सर योर टीचिंग स्टाइल इज रियली अमेजिंग, धन्यवाद। चलिए तो ये हो गया मामला क्लियर सबको। अब मैं आगे बढ़ जाऊं, आज का सेशन स्टार्ट करूं। किसी को कोई डाउट? इनऑर्गेनिक क्लैश नहीं होगा बिल्कुल भी। इनऑर्गेनिक की क्लास 10 बजे से है और वो इन दिनों में मेरी क्लास देखिए, इन दिनों में मेरी क्लास 9:30 से 11 है। इसमें कोई क्लैश नहीं है, इसमें कोई क्लैश नहीं है, ठीक। और इन दिनों में मेरी क्लास 8:30 से 10 है, तो आपकी 8:30 से 10 के बाद होगी, 10 के बाद होगी। कोई क्लैश नहीं है, ठीक है। एक दो छोटे मोटे कहीं क्लैश हो रहे हो तो उस पर आप माइंड मत करिए। डन। नोट्स कैसे बनाना है ये भी बता देता हूं। नोट्स कैसे बनाना है? नोट्स देखिए, पहले आप यहां बैठ के पढ़िए, यहां बैठ के पढ़िए, और यहां बैठ के पढ़ने के बाद घर जाके इसको डाउनलोड कर लिया करिए। मैं आपको फोटो क्लिक करके भी डाल दूंगा ग्रुप पे, और उससे भी आप नोट्स बना सकते हैं। क्लास को रिवाइज करिए, उसके बाद भी आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। डन। अच्छा 1 अक्टूबर का क्या, सुनिएगा, 1 अक्टूबर का क्या वो भी बता देता हूं। अच्छा, जिसको मेरे से जुड़ना हो वो लोग इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको जोड़ लूंगा अपने साथ, ठीक। इस नंबर पे मैसेज करिए, मैं आपको अपने साथ अटैच कर लूंगा। जो भी चीजें आपको मटेरियल देना है वो दे दूंगा यहाँ पे। 9602084334, राइट, ये नंबर है मेरा। अच्छा एक और पॉइंट सुन लीजिए, 1 अक्टूबर वाली क्लास का क्या, 1 अक्टूबर से शुरुआत होगी केमिकल काइनेटिक्स की। ध्यान दीजिए, 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगी केमिकल काइनेटिक्स। यही वाला बैच है जो चल रहा है ना अभी आपका। ये जो पूरा खत्म होगा, देखिए ये जैसे ही खत्म होगा, कब खत्म होगा बोलो, ये कब खत्म होगा? 30 सितंबर को। उसके बाद आएगा क्या? 1 अक्टूबर, उससे शुरू हो जाएगी क्या? केमिकल काइनेटिक्स। सेम बैच, सेम बैच। ये भी कंफ्यूजन क्लियर? अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना भाई? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए शुरू करें। कोई भी आपको मटेरियल चाहिए तो मैं आपको इस नंबर पे मैसेज करिए, ऐड कर लूंगा। अच्छा दूसरी बात, एक और काम कर लेता हूं मैं। देखिए मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दे रहा हूं, लिंक शेयर कर दे रहा हूं, लिंक भी शेयर कर दे रहा हूं, जिससे वो भी कंफ्यूजन ना रहे। रुको एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। ये लो, मैंने एक लिंक शेयर किया है। एक तो ये वाला है, एक देखो ये वाला है, एक ये वाला है। ये लिंक शेयर कर दिया मैंने। एक मिनट चैट रोको जरा, एक मिनट चैट रोको, मैं पिन कर देता हूं उसको। एक मिनट चैट रोको, पिन कर दे रहा हूं मैं उसको। देखिए अभी एक मैंने यहाँ पे लिंक शेयर किया है। एक तो वो वाला है, काफी ऊपर चला गया, काफी लोग चैट में लगे हुए हैं। चलिए आप देख लीजिएगा, फिर उसी में शेयर हो गया, ठीक है। एक और बता देता हूं आपको, एक करता हूं यहीं पे, जैसे कंफ्यूजन रही ना जाए बिल्कुल, है ना। दोनों लिंक शेयर कर देता हूं, सेकंड वाला भी लो शेयर कर देता हूं, सेकंड वाला भी शेयर कर देता हूं। लीजिए ये लीजिए, सेकंड वाला भी शेयर कर देता हूं। अब सेकंड वाला लिंक शेयर कर रहा हूं, ये भी देख लीजिए। डन, ये लीजिए, ये भी शेयर कर दिया, ठीक है। चलो स्टार्ट कराओ। टेलीग्राम लिंक यहाँ पे बैन हो चुका है अकेडमी पे, इसलिए यहां मैं नहीं दे सकता हूं। आप इस नंबर पे मैसेज करिए, मैं आपको अपने डीपीपीस वगैरह इस पे दे दूंगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट कराओ। इतनी तेज से आप लोग चैट करें, कुछ पिन हो नहीं पा रहा है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करें, डिसेबल चैट करो, स्टार्ट कराओ। तो काइनेटिक्स जब स्टार्ट होगी वो 11th वालों के लिए नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का सेशन। अब सारे डाउट सब क्लियर है, अब मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूं, अब सब लोग सुनेंगे ध्यान से। चलो लास्ट क्लास में मेरे को जल्दी से बताओ, लास्ट क्लास में मेरे को जल्दी से बताओ हम लोग कहां तक पहुंच गए थे। लास्ट क्लास में जल्दी से बताओ हम लोग कहां तक पहुंच गए थे। मैं चैट एक बार इनेबल कर दूं, जल्दी से बताओ कहां तक पहुंच गए थे। अब बाकी डाउट बाद में क्लियर करूंगा, काफी मैंने काम की बात आपको बता दी। अब पढ़ाई शुरू करते हैं। यस, नेट चार्ज क्लियर, नेट चार्ज क्लियर, यस वेरी गुड। मैंने आपको नेट चार्ज के बारे में बताई थी बात, यस। और मैंने आपको मोल बता दिया था क्या होता है, मोल क्या होता है, यस। ये दोनों बातें मैंने आपको डन करा दी थी, ओके ठीक है। एक 2Na वाला कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया था, वो भी डन था। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब सुनिए ध्यान से जरा, अब सुनिए ध्यान से जरा। ये सवाल आया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज प्रेजेंट ऑन 2 मोल ऑफ नाइट्राइट। अब इसमें 4 बातें पूछी, तो पोल नहीं करा रहा हूं मैं, सीधे आपको सॉल्व करवा रहा हूं, ध्यान सुनिए। देखिए आपसे कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स बताओ, प्रोटॉन्स बताओ, न्यूट्रॉन्स बताओ और नेट चार्ज बता दो, ठीक है। अच्छा कल तारीख क्या है भैया, लिख लो जरा, नहीं तो भूल जाओगे, पता लगा फिर। कल तारीख क्या है? 24, ठीक। कल आपकी क्लास कितने बजे? हाँ भाई कल जरा चैट में बताना आपकी क्लास कितने बजे सब लोग। कल कितने बजे क्लास है, टाइप करो जल्दी से पहले, फिर आगे बढ़ो, नहीं तो फिर भूल जाओगे। 8:30, 8:30, यस डन, क्लियर है। चलो कल आपकी 8:30 पे क्लास है सुबह, ओके डन। तीसरा लेक्चर होगा वो, तीसरा लेक्चर, ठीक है ना। आज दूसरा है, कल तीसरा होगा, चलो डन। सुनो देखो, नाइट्राइड आयन जो होता है वो होता है N-3। नाइट्राइड आयन क्या होता है? N-3, N-3। और जिसका भी थोड़ा बहुत क्लैश हो रहा हो वो लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा क्लैश हो रहा है, आधे घंटे छोड़ के रिकॉर्डिंग देख सकते हैं।
तो देखिए N-3 नाइट्राइड आयन, तो मैं क्या करूंगा, पहले एक नाइट्राइड आयन को पकड़ूंगा, क्या करूंगा, पहले एक सिंगल नाइट्राइड आयन को पकड़ूंगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर देखना शुरू करूंगा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं। जब मैं देख लूंगा तो फिर मैं मोल की तरफ टर्न करूंगा, फिर एक मोल के अंदर देखूंगा, फिर 2 मोल के अंदर देखूंगा। क्या प्रोसीजर समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले मैंने किसको पकड़ा बताओ, एक सिंगल एंटिटी को। क्या बोलूंगा मैं, एक सिंगल एंटिटी, या यूं बोल लीजिए एक सिंगल आयन। मैंने एक आयन को पकड़ा या मैंने एक एंटिटी को पकड़ा। एक सिंगल आयन को पकड़ने का मतलब एक एंटिटी को पकड़ा। बात समझ पा रहे हैं? तो बताइए क्या मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, ये मुझे पता है? यस, मैं कर चुका हूं पिछले क्लास में। बताना इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 7। और बताओ -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किए होंगे। ये सब बातें हो चुकी है पिछली क्लास में। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बोलो, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। प्रोटॉन्स बताओ कितने हो गए, प्रोटॉन्स कितने हैं? नाइट्रोजन के पास 7, प्रोटॉन में कोई चेंज हुआ नहीं है, 7 प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स बताओ मेरे पास कितने, 7 न्यूट्रॉन्स। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ये सब किसके अंदर है बताओ, 10 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। ये सब किसके अंदर बताओ, ये सब 1 आयन ऑफ नाइट्राइड के अंदर। किसके अंदर है, 1 आयन ऑफ नाइट्राइड। अब बताओ मेरे को 1 आयन थोड़ी चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, 2 मोल। क्या चाहिए, 2 मोल। तो बताओ मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, देखो अब मैं यहां पे थोड़ा आपको समझाता हूं, सुनिए। पहले मैंने एक नाइट्राइड आयन को पकड़ा, ये देखिए एक नाइट्राइड आयन है, मान लो ये। इसके ऊपर बताना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लिया। मान लो ये एक नाइट्राइड आयन है, इसको पकड़ लिया मैंने, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लिया। ये तो हो गया एक नाइट्राइड पे, यानी कि एक एंटिटी पे। अब मैं क्या करूंगा, इसका ढेर लगाऊंगा। बताओ जब मैं इसका ढेर लगाऊंगा तो ये ढेर लगा दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, और गिना तो कितने मिले, इसको सबको काउंट किया मैंने। जब काउंट किया तो मुझे कितने मिले, मान लो Na, मान लो मुझे Na नाइट्राइड मिले। सुनते हैं ना कंसेप्ट जरा, Na नाइट्राइड मिले। सवाल को समझिए थोड़ा सा, Na नाइट्राइड मिले। देखो ये एक नाइट्राइड था, ये अनेक नाइट्राइड है। तो बताना अगर मुझे Na नाइट्राइड मिले तो क्या मुझे 1 मोल मिल गया, राइट? फिर बताना मेरे को 2 मोल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक और ढेर लगाऊंगा, एक और ढेर लगाऊंगा, 1 2 3 4, कितने सारे लूंगा ऐसे, Na नाइट्राइड फिर से ले लूंगा। और बताना मैं Na नाइट्राइड अगर फिर से ले लूंगा, Na नाइट्राइड में फिर से ले लूंगा, तो बताइए क्या 1 मोल और तैयार हो जाएगा? यस, 1 मोल और तैयार हो जाएगा। तो बताइए क्या इन दोनों को मिला दो तो क्या 2 मोल तैयार हो जाएंगे, राइट? इन दोनों को मिला दो तो क्या 2 मोल तैयार हो जाएंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? यस। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल नाइट्राइड पे, एक सिंगल एंटिटी नाइट्राइड पे इलेक्ट्रॉन्स निकाल चुका हूं जो कि 10 आए हैं, प्रोटॉन्स निकाल चुका हूं जो कि 7 आए हैं, न्यूट्रॉन्स निकाल चुका हूं जो कि 7 आए हैं, और नेट चार्ज भी मैं लिख चुका हूं एक सिंगल पे। नेट चार्ज कैसे लिखते हैं, क्या सिखाया था बताओ? यहां पे क्या लिखा हुआ है, -3। -3 में माइनस क्या बता रहा है कि नेट में इलेक्ट्रॉन बचेगा। कितने बचेंगे, 3। तो बताइए 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज लिख दूंगा, -3 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 10 टू द पावर -19 कूलॉम। तो बताइए क्या इतना चार्ज एक पे होगा, एक नाइट्राइड पे। अब मेरे पास कितने हैं, क्या मेरे पास 2 मोल है, क्या मेरे पास 2 मोल है? क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या मेरे पास 2 मोल है? यस। और अगर मेरे पास 2 मोल है तो बताना 2 मोल का मतलब क्या हुआ भाई, 2 मोल का मतलब क्या हुआ बताना जरा। क्या 2 मोल का मतलब Na प्लस Na यानी कि 2Na हो गया। देखो 2Na नाइट्राइड, चेक कर लीजिए। क्या 2 मोल का मतलब 2Na नाइट्राइड हो गया? यस, राइट। और अगर 2 मोल का मतलब 2Na नाइट्राइड हो गया, 2Na, तो बताइए एक नाइट्राइड पे 10 इलेक्ट्रॉन है तो 2Na पे कितने होंगे? क्या इसको 2Na से मल्टीप्लाई कर दो? बताना एक नाइट्राइड पे 7 प्रोटॉन है तो क्या 2Na पे 7 इंटू 2Na कर दूं? क्या इन सब में अगर मैं 2Na मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे 2 मोल नाइट्राइड पे आंसर मिल जाएगा, राइट? बात समझ में आ रही है क्या? डन है। देखिए ये सब एक नाइट्राइड पे, इस सब में कितना मल्टीप्लाई कर दूं, इसके अंदर भी अगर मैं 2Na मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे आंसर मिल जाएगा, 2 मोल नाइट्राइड पे। डन। तो मैं अगली स्लाइड पे चलूं, अगली स्लाइड पे बताओ मैं क्या करने वाला हूं, अगली स्लाइड पे मैं क्या करने वाला हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं लास्ट क्लास जरूर किया करिए, रिकॉर्डिंग जरूर देखा करिए। अब देखिए एक नाइट्राइड पे मेरे को आंसर पता है, अब मैं मल्टीप्लाई करना शुरू कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन आ गए 10, प्रोटॉन आ गए 7, न्यूट्रॉन आ गए। अभी देखिए मैं सवाल को खोल के समझा रहा हूं, इसलिए मैं पूरा टाइम ले रहा हूं। एक बार सवाल समझ में आने लगा तो मैं जल्दी जल्दी भी करूंगा। अब बताइए मेरे पास कितने हैं, एक नाइट्राइड थोड़ी है, मेरे पास क्या है, 2 मोल है। मेरे पास क्या है, 2 मोल नाइट्राइड है। तो मैं क्या करूंगा बताओ, क्या 2Na से मल्टीप्लाई कर दूं? अगर एक मोल नाइट्राइड होता तो क्या करता, 1Na से मल्टीप्लाई। 2 मोल नाइट्राइड है तो किस तरह से मल्टीप्लाई, 2Na से। तो बताओ इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 2Na, क्या इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? बताइए क्या यहां पे भी मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 2Na, क्या इतने प्रोटॉन्स हो जाएंगे? क्या बात समझ में आ रही है? यहां मल्टीप्लाई कर दो 7 इंटू 2Na, क्या इतने न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे? और बताइए नेट चार्ज भी आप पीछे लिख चुके हैं, उसमें भी मल्टीप्लाई कर दो। नेट चार्ज की वैल्यू आई थी देखो, -3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम, ये आई थी क्या,
बताइए क्या इसमें भी 2na मल्टीप्लाई कर दूं तो नेट चार्ज आ जाएगा? यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई किया देखो, -3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू, और इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो 2na, तो बताइए क्या कूलॉम में आंसर मिल जाएगा? कितनों को पूरी बात समझ में आ गई? आंसर आ चुके हैं, चेक कर लीजिए, सारे आंसर आ चुके हैं, डन, चेक कर लीजिए, सारे आंसर आ चुके हैं आपके सामने। तो सवाल पढ़ लीजिए। सवाल में आपको पूछा गया था कि बताओ 2 मोल नाइट्राइट पे क्या होगा। चैट इनेबल कर रहा हूं मैं, जल्दी से बता दिए, सबको समझ में आ गई बात? 2 मोल नाइट्राइट पे सवाल आया था, तो मैंने क्या किया, सामने आपके आंसर लिखे हुए देखिए, ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए प्रोटॉन्स, ये हो गए न्यूट्रॉन्स, ये हो गया नेट चार्ज। डन, सबको क्लियर? ओके, तो बताइए आंसर कितना कितना आ गया भाई? 20na, 20na, इसका कितना आ गया बताओ? 14na, 14na, इसका कितना आ गया बताओ? 14na, क्लियर? और इसका तो आप निकाल ही लेंगे, देखो, क्लियर? क्लियर है भैया, डन। आगे बढ़ जाऊं मैं, एक बार सब लोग उठा दिखा दो, क्रिस्टल क्लियर, समझ में आने लगी बात आपको? मोल कंसेप्ट समझ में आने लगा? डन, गुणा भाग कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब आपको ये समझ में आ गया तो अगले कंसेप्ट पे बढ़ जाए। चैट में फिर से डिसेबल कर दे रहा हूं। तो ये सिंपल कंसेप्ट था, जितने लोगों को थोड़ी भी दिक्कत हो, पहले मैंने क्या किया, अब देखिए ये सब चीजें अगर आप जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। देखिए जल्दी जल्दी करने का तरीका क्या है, एक नाइट्राइट को पकड़ लो, एक नाइट्राइट को पकड़ लो, और फिर 1 मोल नाइट्राइट को पकड़ लो, फिर 2 मोल नाइट्राइट को पकड़ लो। जरा मेरे को बताना, अगर ऐसे एक लाइन में मैं लिख दूं बात को तो भी समझ में आनी चाहिए बात। बताना अगर मैं आपको कहूं, और मैं एक बार समझा देता हूं, कुछ लोगों को दिक्कत, एक बार और बता देता हूं। बताना एक नाइट्राइट पे, अच्छा जल्दी करने का तरीका और सिस्टमैटिक करने का तरीका आपको बता दो। जे क्या कहता है, जल्दी करो, टाइम बचाओ। बताओ एक नाइट्राइट पे कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। प्रोटॉन कितने? प्रोटॉन कितने? 7। प्रोटॉन कितने? 7। एक नाइट्राइट पे निकालिए तो 10 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन। तो बताइए अगर 1 मोल पे निकालेंगे तो इन सब में कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? Na से, Na से। और बताना चार्ज कितना है? चार्ज यहाँ पे कितना? -3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसमें भी मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या? Na। जैसे Na मल्टीप्लाई करूंगा, बताना जैसे Na मल्टीप्लाई करूंगा क्या मेरे को 1 मोल पे आंसर मिल जाएगा? डन। और जैसे मुझे 2 मोल पे आंसर चाहिए तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? डबल कर दूंगा इसका। Na मल्टीप्लाई कर चुका हूं, अब डबल करूंगा तो क्या मल्टीप्लाई कर दूं? 2Na, खत्म। तो बताइए अगर मैं इन सब में Na मल्टीप्लाई कर दूं, एक बार 2Na मल्टीप्लाई कर दूं, क्या 2 सवाल बन जाएंगे? बताइए ये एक एंटिटी पे आंसर निकला, ये देखिए एक एंटिटी पे आंसर निकला। Na मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 1 मोल पे आंसर आएगा। 2Na मल्टीप्लाई करूंगा तो किस पे आंसर आएगा? 2 मोल पे आंसर आएगा। कितने लोगों को बात समझ में बिल्कुल क्लियर दिख गई? कितने लोगों को बिल्कुल क्लियर दिख गई? डन है, आगे बढ़ जाओ, कोई कंफ्यूजन नहीं, चलो क्रिस्टल क्लियर। अगर मान लो 3 मोल पे निकालना तो टाइप करो, बताओ कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? अगर मान लो 3 मोल पे निकालना होता तो 3 मोल पे निकालना, 3Na से मल्टीप्लाई। डन, चलो नेक्स्ट। अब देखिए ये वाले जो सवाल होते हैं इनको थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं फिर से आपको कुछ बातें पढ़ा देता हूं। सब लोग अब ध्यान से बात सुनिए, सब लोग अब ध्यान से बात सुनिए। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि ठीक है कैसे क्या करते हैं। अब अगला पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिए। अगला टर्म है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक। अब देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज होती है? रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे जब शुरुआत में आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स आए, H आया, कार्बन आया, है ना, तमाम एलिमेंट्स आए, तो आपने क्या किया, उनके एटॉमिक मासेस निकालने की कोशिश की लोगों ने। जब एटॉमिक मास निकालने की कोशिश की तो एब्सोल्यूट आंसर निकालने की कोशिश करी, लेकिन एब्सोल्यूट आंसर आ नहीं पा रहे थे। ध्यान दीजिए, जैसे मेरा वजन अगर मान लो 60 केजी है, तो ये बताओ एब्सोल्यूट आंसर है या रिलेटिव आंसर है? बताओ मेरा वजन अगर 60 केजी है तो कैसा आंसर है, एब्सोल्यूट या रिलेटिव? कैसा आंसर है, टाइप करो, एब्सोल्यूट, राइट। अगर मैं ये बोलूं मेरा वजन तुमसे 3 गुना है या मेरा वजन तुमसे 2 गुना है, तो बताओ कैसा आंसर हुआ? अगर मैं कहूं मेरा वजन तुमसे 2 गुना है या मेरा वजन तुमसे 3 गुना है या मेरा वजन तुमसे आधा है, ऐसा कुछ भी बोलो तो रिलेटिव आंसर है। डन, ठीक है। तो 2 प्रकार की चीजें होती है, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। तो ध्यान दीजिए, जब शुरुआत में एलिमेंट्स आए तो उनका एब्सोल्यूट मास निकालना पॉसिबल नहीं था, उसके लिए कोई टेक्निक ही नहीं थी। तो लोगों ने क्या सोचना शुरू किया, क्यों ना हम लोग रिलेटिव मासेस निकालना शुरू करें। तो यहां पे एक टर्म आया, एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ जिसको कहा गया रिलेटिव एटॉमिक मास। ये बात बताई थी डाल्टन नाम के व्यक्ति ने।
19th सेंचुरी में, बराबर। तो उसने कहा एक रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट हम लोग डेवलप करते हैं। अब सवाल उठता है साहब कि अगर आप रिलेटिवली कुछ भी बात करते हैं, रिलेटिवली कुछ भी बात करते हैं, तो पहले एक रेफरेंस तो सेट करो, एक रेफरेंस तो सेट करो। जैसे मैं मेरा वजन बताऊंगा, तुम्हारे वजन का 2 गुना या आधा या 3 गुना या 1/4 जो भी बताऊंगा, तो पहले तुम्हें एक रेफरेंस मानूंगा ना, तभी तो रिलेटिव निकालूंगा। बात समझ में आ रही है? रिलेटिव चीजें तभी निकाल पाएंगे जब एक क्या हो, पहले क्या बनाया जाए, एक रेफरेंस। क्या बनाया जाए? एक रेफरेंस बनाया जाए। तो सोचा कि रेफरेंस किसे बनाया जाए। बताइए, क्लास है, एक क्लास, उसमें 50 लोग बैठे हुए हैं, तो बताइए सबके अपने अपने वजन है, किसी का 60, किसी का 100, किसी का 80, किसी का 200, किसी का मान लो 150, ऐसे अलग अलग मान लो भारी भारी लोग बैठे हुए हैं। अब बताइए मेरे को, उसमें से आप किसे रेफरेंस बनाना पसंद करेंगे? आप उसमें से किसे रेफरेंस बनाना पसंद करेंगे? जरा दिमाग लगाइए, आप किसको रेफरेंस बनाना पसंद करेंगे और दिमाग लगा के बताइए। मान लीजिए आपकी क्लास में तमाम वजन के अलग अलग लोगों के वजन है, तो आप बताइए रेफरेंस बनाना चाहते हैं, रेफरेंस बनाना चाहते हैं, तो बताइए किसे रेफरेंस बनाएंगे? सबसे हल्के को, सबसे हल्के व्यक्ति को। हल्के को बनाने का फायदा सुनिए। देखिए, सबसे हल्के को बनाएंगे तो क्या होगा, जैसे हल्का आदमी है, उसका वजन मान लो 20 केजी वाला आदमी है, एकदम हल्का आदमी है, यूं बिल्कुल। तो बताइए 20 केजी वाले को आपने रेफरेंस बना लिया, तो जो 40 वाला है वो 2 गुना हो गया, जो 60 वाला है वो 3 गुना हो गया। तो आपको आंसर कैसे मिलेंगे? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 1/4 टाइम्स नहीं मिलेगा। तो क्या इजी रहेगा अपने लिए? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ये देखना इजी रहता है ना। 2, 3, 4, 1/2, 1/3 थोड़ा कठिन लगता है। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो क्या लाइटेस्ट को बनाना चाहिए? यही इन लोगों ने भी किया। इन्होंने जो पहली जो फर्स्ट स्केल आई, उसे कहा गया हाइड्रोजन स्केल। तो ध्यान दीजिए, पहली स्केल का नाम था हाइड्रोजन स्केल, जिस स्केल ने रिलेटिव एटॉमिक मासेस को समझाना शुरू किया। ध्यान दीजिए, 2-3 पॉइंट बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट, सुनते जाइए। पहली चीज, हमें एटम का मास चाहिए था। एटम का मास एब्सोल्यूट निकालने की कोई टेक्निक 19th सेंचुरी में नहीं थी, इसलिए एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करी गई जिसे नाम दिया गया रिलेटिव एटॉमिक मास। अब सवाल उठता है, रिलेटिव एटॉमिक मास तभी आप निकाल पाएंगे जब आप किसी को रेफरेंस मानेंगे। सवाल उठा, रेफरेंस किसे बनाऊं? सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन मिला? हाइड्रोजन। इसे रेफरेंस बनाया गया और कहा गया तुम्हारा मास नीचे लिख दूंगा। जिसको रेफरेंस बनाओगे उसके रिलेटिव देखोगे तो उसका नीचे लिखो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ, कंसेप्ट सुनिए, इस पर भी सवाल आते हैं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ H लिख दिया नीचे, इसको का रेफरेंस हो तुम मेरे। और ऊपर क्या कहा गया? ऊपर कहा गया मास ऑफ, कोई भी ले भैया, 1 एटम ऑफ कोई अननोन एलिमेंट X मान लिया, अननोन एलिमेंट X मान लिया। तो ऊपर किसी अननोन एलिमेंट के एक एटम का मास लिखा और नीचे H के एक एटम का मास लिखा, और इसको कहा गया ये मैं रिलेटिव निकाल रहा हूं। और ये रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा किसका? आएगा अननोन का। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास आया किसका? अननोन X का, वो ये तरीका है। अब सवाल उठता है इसको कैसे निकाला गया होगा? तो सुनिए ध्यान से, ये जो नीचे लिखा है मास ऑफ 1 एटम ऑफ H, ये भी नहीं पता था उस समय। ध्यान दीजिए, ये भी नहीं पता था। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट तो कुछ पता ही नहीं था, तो इसको एक नंबर आर्बिटरली एज्यूम किया। ध्यान से शब्दों का इस्तेमाल सुनिए, आर्बिटरली एज्यूम किया गया। हिंदी माध्यम में कह सकते हैं आप, यूं ही मान लिया, यूं ही मान लिया, आर्बिटरली, रैंडमली ऐसे ही मान लिया। क्या मान लिया? 1, एक नंबर असाइन कर दिया इसको विदाउट यूनिट। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, बातों को बहुत ध्यान सुनिए। आर्बिटरली एक नंबर असाइन किया, किसको? H को। क्या नंबर असाइन किया? कि तुम एक नंबर हो, तुम एक नंबर हो। अगर मैं मान लीजिए क्लास है पूरी, उसमें सबसे हल्के व्यक्ति को एक नंबर बना दूं, कह दूं तुम्हारा नंबर 1 है, तो जो उससे 2 गुना भारी होगा उसको 2 बोलूंगा। अरे पहुंच रहा है क्या करंट? उससे जो 2 गुना भारी होगा उसको 2 बोलूंगा, उससे जो 10 गुना भारी होगा उसको 10 बोलूंगा, उससे जो 15 गुना भारी होगा उसको 15 बोलूंगा। क्या बातें समझ पा रहे हैं? लॉजिक है क्या? बिल्कुल। तो बताइए, जो सबसे हल्का एलिमेंट था उसका भी एब्सोल्यूट नहीं पता था, तो बताइए क्या उसका आर्बिटरली एज्यूम कर लिया? आर्बिटरली मतलब यूं ही मान लिया, लेकिन यूं ही के पीछे क्या कोई लॉजिक था? यस। सबसे हल्के व्यक्ति को अगर आप एक नंबर एज्यूम दे देंगे, एक नंबर दे देंगे, तो बताइए उससे जो बाकी के भारी लोग हैं उनको नंबर देना इजी हो जाएगा। अगर आप 2 गुना भारी है तो उनको 2 बोल दूंगा, 3 गुना भारी है तो 3 बोल दूंगा। समझ पा रहे हैं? 10 गुना भारी तो 10 बोल दूंगा, 16 गुना भारी है तो 16 नंबर दे दूंगा। बात समझ में आ रही? तो बताइए, यहां पे जब नए नए एलिमेंट लाए गए, कभी यहां कार्बन लाया गया, कभी यहां ऑक्सीजन लाया गया, तो हुआ क्या? पता चला कि जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से कितने गुना भारी निकला? 12 गुना। तो बताओ कार्बन को नंबर क्या दे दोगे? रिलेटिव एटॉमिक मास क्या बोल दोगे कार्बन का? बोलो भाई, रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन का क्या बोल दोगे? कार्बन को एस से कंपेयर किया और पता चल गया, इसकी मशीन बनी हुई थी। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, बातें बहुत ध्यान सुनिए। इसकी मशीन बनी थी कि कौन किससे कितना गुना भारी है, ये कंपेयर करना इजी था। तो 2 चीजें पकड़ ली और कहा ये से 2 गुना भारी है, इसको अगर नंबर 1 दूंगा तो इसको 2 दे दूंगा। समझ पा रहे? लॉजिक समझ पा रहे?
एब्सोल्यूट निकालना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने लॉजिक क्या तैयार कर दिया, हल्के वाले को एक बोल दिया, फिर कंपेयर किया, तुम 2 गुना हो 2 नंबर, तुम 3 गुना हो 3 नंबर, तुम 4 गुना हो 4 नंबर, तुम कार्बन हो 12 गुना हो 12 नंबर, तुम कार्बन हो 12 गुना हो तो 12 नंबर। तो बताइए इस तरीके से कार्बन को कौन सा नंबर मिलने वाला है भैया, ऑक्सीजन को कौन सा नंबर मिलने वाला है बताना, पता चलेगा ऑक्सीजन 16 गुना भारी है, तो यहां अगर O आएगा एक्स की जगह तो उसको 16 नंबर दूंगा, और यहां कार्बन आया तो उसको 12 नंबर दे दिया, मतलब कार्बन का एक एटम S से 12 गुना भारी है करीब करीब, और ऑक्सीजन का एक एटम S से 16 गुना भारी है करीब करीब। तो क्या ऐसे नंबर असाइन करते चले गए? तो बताइए H को मैंने क्या नंबर दिया 1, तो मैंने कार्बन को क्या नंबर दिया 12, मैंने ऑक्सीजन को क्या नंबर दिया 16। क्या ऐसे नंबर असाइन कर सकते हैं? कैसे पता चला? कार्बन इससे 12 गुना भारी है तो इसको 12 नंबर दे दिया, ऑक्सीजन इससे 16 गुना करीब करीब भारी है तो इसको 16 नंबर दे दिया। क्लियर है इतनी बात? एक बार चैट इनेबल कर रहा हूं, क्या बात सबको इतनी समझ में आ गई? डन डन। और इस तरीके से रिलेटिव एटॉमिक मासेस निकालना शुरू कर दिए गए। फिर जब ये सब चलने लगा, ये सब चलने लगा, तो थोड़े टाइम बाद पता ये चला कि जो H है, देखिए कंपैरिजन आप तभी दो व्यक्तियों का कर सकते हैं जब ये दोनों आपस में कंपाउंड भी बनाए। देखिए आप भाई दो व्यक्ति एक दूसरे से कंपाउंड बनाएंगे तभी तो पता चलेगा ना कि इसके इतने से कंबाइन हुए, ये इससे इतने गुना भारी है या इतने गुना हल्का है, तो कॉम्बिनेशन भी तो हो। तो पाया गया कि हाइड्रोजन के साथ बहुत कम ही कंपाउंड कॉम्बिनेशन करते थे, लेकिन बताना किसके साथ लगभग सभी कंपाउंड बना लेते हैं। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ सभी के सभी लगभग कंपाउंड बना ही लेते हैं? तो कौन मिला भैया, कौन मिला बताओ? ऑक्सीजन। बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव, बराबर, तो ऑक्सीजन मिला। तो स्केल को चेंज किया, फिर देखिए नेक्स्ट स्केल क्या बनाई, सुनिएगा ध्यान से। नेक्स्ट स्केल क्या बनाई? कहा कि रिलेटिव एटॉमिक मास को, स्केल को थोड़ा बदलो, रिलेटिव एटॉमिक मास की स्केल को थोड़ा बदलो। कह रहे कैसे बदलें? कह दो भैया एक्स नाम का कोई एलिमेंट अगर आए तो आज के बाद स्केल को थोड़ा चेंज कर देना। हालांकि आंसर नहीं बदलना चाहिए, ध्यान दीजिए, आंसर वही रहना चाहिए करीब करीब, आंसर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ऊपर लिखा मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स, नीचे लिखा कार्बन का मास। ध्यान सुनिएगा जरा। अच्छा, कार्बन का जब मैं मास लिखूंगा, मास ऑफ कार्बन स्केल या ऑक्सीजन स्केल, चलो ले लो पहले ऑक्सीजन स्केल। ध्यान दीजिए ऑक्सीजन स्केल जब बनाएंगे आप, क्योंकि ये बहुत जल्दी कंपाउंड बनाती है, तो ऑक्सीजन स्केल जब आप बनाएंगे तो बताइए अगर नीचे आप लिखते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ कौन सा वाला ऑक्सीजन, 8O16, ये वाला ऑक्सीजन, इसका एक एटम का मास आपने नीचे लिखा, इसको रेफरेंस बना लिया। बताइए अगर इसको रेफरेंस बनाएंगे तो ऑक्सीजन का एक एटम तो हाइड्रोजन से कितने गुना भारी था? 16 गुना। और नीचे बताना, नीचे 1 नंबर ही आएगा तभी कंपैरिजन अच्छे से होगा। मेरी बात सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा हूं बताइए। जब आप नीचे रेफरेंस लिख रहे हैं तो रेफरेंस तो आप चाहेंगे ना 1 के आसपास बना रहे हैं, रेफरेंस आप चाहेंगे किसके आसपास बना रहे हैं? 1 के आसपास। तो बताना अगर आपने ऑक्सीजन के एक एटम का मास लिख दिया तो ऑक्सीजन को नंबर तो 16 मिल गया नीचे, तो नीचे वाली पार्टी को अगर 16 नंबर मिल गया, यहाँ पे देखो यहाँ 16 नंबर मिल गया, तो क्या करना चाहिए? क्या 1/16 कर दूं तो क्या ये भी 1 बन जाएगा? अरे ठीक है, क्या 1/16 कर दूं तो ये भी 1 बन जाएगा, बराबर। तो बताइए इस पूरे को फिर से क्या बना लिया, ये जो नीचे डिनोमिनेटर इसको फिर से क्या बना लिया मैंने 1, इसको फिर से क्या बना लिया 1। क्या बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एक एटम S से 16 गुना भारी था, रेफरेंस वही रखना चाहता था मैं, 1 ही रखना चाहता, तो क्या करा मैंने 1/16 कर लिया, डन। और जैसे मैंने 1/16 किया तो बताइए क्या डिनोमिनेटर फिर से कितना बन गया? डिनोमिनेटर ये नीचे वाली पार्टी, आसान भाषा में बात करें तो ये नीचे वाली पार्टी क्या फिर से 1 बन गई, इसको फिर से एक नंबर मिला। और अगर ये एक नंबर मिला तो बताइए ऊपर वाला फिर से निकल आएगा कितने गुना भारी है। क्या अभी भी आंसर वही आएंगे लगभग? क्या कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला? कितनों को बात समझ में आ गई? डन। तो ये भी स्केल से आपको सेम आंसर मिलेंगे। अरे ठीक है, क्या एक बार तोड़ डालिए कीबोर्ड, अगर बातें समझ में आने लगी हैं तो कीबोर्ड तोड़ डालिए। ये कौन सा स्केल है भैया? ऑक्सीजन स्केल। ऑक्सीजन को क्यों पकड़ा गया? क्योंकि कंबाइन आसानी से होती थी लोगों के साथ, कंपाउंड दिखते थे इसके नेचर में, इसलिए इसको पकड़ा गया। सेकंड स्केल थी, एक बार तोड़ डालो यार कीबोर्ड भयानक तरीके से, यस मचा दो बिल्कुल। तो देखिए पहली स्केल कौन सी? हाइड्रोजन स्केल। सेकंड स्केल कौन सी? ऑक्सीजन स्केल। फिर मार्केट में आई थर्ड स्केल। ध्यान दीजिए जो थर्ड स्केल थी, तीसरी स्केल, उसको बोला गया कार्बन स्केल। और ध्यान दीजिए कार्बन स्केल को बोला जाता है मॉडर्न स्केल। ये यूज होती है आजकल मार्केट में, ये लेटेस्ट है। सुनिए ध्यान से, इसकी जरूरत क्यों पड़ी भैया? इसकी क्यों जरूरत पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ऑक्सीजन के साथ लोग कंबाइन तो हो जाते थे ज्यादातर, लेकिन ऑक्सीजन नेचर में उतना नहीं मिलता है जितना कार्बन। ध्यान दीजिए कार्बन जो है ना, कार्बन ये एबंडेंट है बहुत ज्यादा। ये कैसा है ये? एबंडेंट का मतलब समझते हैं? एबंडेंट का मतलब नेचर में फ्री फॉर्म में बहुत मिलता है, आसानी से।
एलिमेंट के फॉर्म में आपको, ये देखिए फ्री फॉर्म में आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा। अब देखिए ये इतना ज्यादा एबंडेंट था तो लोगों ने कहा कि देखिए किसी को कंपेयर करना है, अगर आपको किसी को कंपेयर करना है तो कंपेयर आप किसके साथ कर सकते हैं बताओ? कंपेयर आप किसके साथ कर सकते हैं? कंपेयर आप उसके साथ कर सकते हैं जो नेचर में आसानी से मिले। भाई कोई मिलेगा नेचर में तभी तो कंपैरिजन होगा। तो बताइए आपको किसको पकड़ना चाहिए? तीसरी स्केल किसके हिसाब से पकड़ी गई? जो नेचर में इजिली मिल रहा है, इजिली एबंडेंट तरीके से फ्री फॉर्म में। तो बताइए कार्बन को पकड़ लिया गया। अब जब कार्बन को पकड़ लिया गया तो कहा भैया स्केल फिर चेंज कर दो थोड़ी सी। हालांकि आंसर नहीं चेंज होने चाहिए, ध्यान दीजिए, आंसर अपने को मॉडिफाई करने लेकिन चेंज नहीं होने चाहिए। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, यहां लिखूंगा बताना मास ऑफ वन एटम ऑफ, मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स। नीचे बताओ क्या लिखूंगा? नीचे अगर कार्बन इसके लिए तो मैं लिखूंगा मास ऑफ वन एटम ऑफ 6C12। ठीक, लेकिन अगर ये लिख के मैं छोड़ दूंगा नीचे, बताना ये लिख के अगर मैं छोड़ दूंगा नीचे तो क्या दिक्कत आ जाएगी बताओ? ये लिख के छोड़ दूंगा तो बताना कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन से कितने गुना भारी होता है? बोलो भाई, कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन से कितने गुना भारी होता है? कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन से 12 गुना भारी है। तो यहां तो 12 नंबर आ जाएगा, यहां तो 12 नंबर आ जाएगा। और मेरे को नंबर क्या चाहिए नीचे? हमेशा 1 के आसपास। अरे समझ पा रहे हैं? तो बताओ क्या करूं? क्या यहां 1/12 लगा दूं? क्या यहां 1/12 लगा दूं? तो बताइए ये पूरा क्या 1 बन जाएगा फिर से? और 1 बन जाएगा तो बताइए ये भी 1 बन गया। तो स्केल तो करीब करीब वही है, आंसर वही आएंगे, लगभग आंसर वही आएंगे। क्या बातें समझ में आने लगी? कितनों कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे? कितनों कंसेप्ट क्लियर हो गया? एक बार सब लोग उठा दिखा दो अगर बात क्लियर है, मैं आगे बढ़ जाऊं फटाफट फिर। डन डन डन, क्रिस्टल क्लियर एकदम? ओके चलो, तो पहले कंसेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है। देखिए कई लोग कह रहे हैं डीपीपी कब दोगे? डीपीपी, अरे पहले सीख लो थोड़ा। जब आप सीख लोगे ना, सीख लोगे तभी डीपीपी वगैरह लगा पाओगे। तो पहले 2-3 लेक्चर पढ़ लो, फिर आना डीपीपी। डीपीपी देंगे, बहुत सारी देंगे, खूब क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, लेकिन पहले पढ़ लीजिए। वंस मोर प्लीज, देखिए मैं आपको बस 3 बातें बता रहा हूं, फिर सुन लीजिए। 3 बातें बता रहा हूं, फिर सुन लीजिए। देखिए रिलेटिव, फिर से शुरू से बता दे रहा हूं पूरी कहानी जल्दी से। देखो सबसे पहले सबसे एक अननोन एलिमेंट बहुत सारे मेरे पास थे जिनका हमें मास पता करना था। एब्सोल्यूट मास पता करने की उसमें कोई टेक्निक नहीं थी, अब तो आ चुकी है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। 19th सेंचुरी में डाल्टन के पास एब्सोल्यूट मास पता करने की कोई टेक्निक नहीं थी, लेकिन उसने रिलेटिव पता करने का एक तरीका बना लिया। ठीक बात है। अगला पॉइंट ये है कि क्या अब टेक्निक है? हाँ बिल्कुल, अब टेक्निक आ चुकी है जिसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, बराबर। तो वो एक बड़ी टेक्निक है, उसके लिए पूरी किताब है उसकी, है ना। लेकिन पहले वो टेक्निक नहीं थी। तो जब पहले वो टेक्निक नहीं थी तो पहले लोगों ने दिमाग लगाया कि भाई क्या करें, तो कहा कि रिलेटिव वजन निकाल लो, रिलेटिव निकाल लो। कहा रिलेटिव निकालने के लिए किसी एक का तो पता चले। ध्यान सुनिए क्या बोल रहा हूं, कहानी कैसे चल रही है। रिलेटिव भी निकालना है तो कम से कम किसी एक का तो पता चले। तो कह रहे हैं जब किसी का नहीं पता है तो रिलेटिव कैसे निकालोगे? तो पता चला हल्का कौन है भारी कौन है ये पता है, हल्का कौन है भारी कौन है ये पता है, लेकिन किसका कितना है ये नहीं पता है। तो क्या किया, जो सबसे हल्का था उसको रेफरेंस मान लिया। ध्यान सुनिए, जो सबसे हल्का था उसको रेफरेंस मान लिया। सबसे हल्का कौन मिला? हाइड्रोजन, तो उसको बना लिया मैंने अपना रेफरेंस और कहा तुम्हें एक नंबर दे देता हूं 1। कोई इसके पीछे ध्यान दीजिए, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसके पीछे 1 मानने के पीछे। आर्बिटरली एज्यूम का मतलब समझते हैं? विदाउट एनी कैलकुलेशन बट विद लॉजिक। लॉजिक क्या दिया कि अगर मैं सबसे हल्के आदमी को 1 नंबर दूंगा, सबसे हल्के आदमी को 1 नंबर दूंगा तो उससे भारी वाले जितने भी होंगे, उससे भारी वाले जितने भी, कोई 12 गुना भारी तो उसको 12 दे दूंगा, कोई 16 गुना भारी उसको 16 दे दूंगा, कोई 7 गुना भारी उसको 7 दे दूंगा। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से बाकियों को नंबर असाइन करना शुरू कर दिया गया। सबसे पतले आदमी को ये नंबर, उससे बड़े आदमी को ये, उससे बड़े आदमी को ये, और उससे बड़े आदमी को ऐसे। समझ पा रहे हैं? तो ध्यान दीजिए, रेफरेंस जिसे माना गया उसे एक नंबर असाइन कर दिया गया 1, और सबसे हल्का एलिमेंट पकड़ के डाल दिया वहां पे। फिर उसके बाद और एलिमेंट लाए और कंपेयर किया उनके एक एक एटम को, और एलिमेंट लाए उनके एक एक एटम को कंपेयर किया। जब कंपेयर किया तो पता चला, अच्छा कंपैरिजन की मशीन थी वहां पे, तो कंपेयर करने पता चला 12 गुना भारी हो तुम। मान लो कार्बन आ गया यहाँ, मान लो कार्बन आ गया, कार्बन करीब करीब 12 गुना भारी है। कहा कि तुम्हारा रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन का कितना हो गया? 12। क्या समझ पा रहे हैं? यहाँ ऑक्सीजन लेकर के आया एक्स की जगह, कहा तुम भैया इससे 16 गुना भारी हो, तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16। समझ पा रहे हैं बात? फिर उसके बाद क्या किया गया लॉजिक, कि जब ये सब होने लगा तो पता चला भाई एच सबके साथ मिलकर कंपाउंड ही नहीं बना रहा है, और जब तक कंपाउंड नहीं बनाएगा तब तक ये रिलेटिव कंपेयर हो नहीं पाता है कितने गुना भारी हो। तो ध्यान दीजिए, कंपाउंड कौन बनाता है ज्यादा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को पकड़ लिया।
कॉम्बिनेशन ज्यादा कौन करता है? ऑक्सीजन। लेकिन पता चल चुका था ऑक्सीजन 16 गुना भारी है, किससे? हाइड्रोजन से। तो यहां लगा दिया 1/16, जिससे पूरा स्केल अभी भी नीचे वाला कितना बना रहा है? 1। अभी भी ये नंबर 1 ही असाइन होना चाहिए, तो अभी भी ये नंबर कितना, देखो 1 ही है। अब 1 के कंपेरेटिवली कार्बन फिर से निकालोगे, वही आएगा करीब करीब 12 गुना भारी। समझ पा रहे हैं मामला? तो ये स्केल आ गई। ये स्केल क्यों आई मार्केट में? क्योंकि ऑक्सीजन जल्दी जल्दी कंपाउंड बनाता है। फिर तीसरी स्केल क्यों आई बताना? क्योंकि कार्बन बहुत एबंडेंट है, नेचर में वो चीज होनी भी चाहिए, है ना, वो चीज होनी भी चाहिए जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं। तो फिर यहाँ कार्बन स्केल ले ली गई। अब जो कार्बन स्केल ली, तो बताइए नीचे हमेशा 1 बनाना है, तो क्या किया? पहले कार्बन को पकड़ा, उसके एक एटम का मास लिखा, और वो किससे कितने गुना भारी है? हाइड्रोजन से 12 गुना भारी है। तो अगर हाइड्रोजन को आप 1 बोलते हैं तो ये 12 नंबर है, और 12 में 12 डिवाइड कर दो तो ये पूरा एक नंबर बन जाएगा। तो अभी भी नीचे वाले को नंबर क्या दिया मैंने? 1। अब बताइए, इन वालों को निकाल लूंगा और जो आंसर आएगा वो रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा। कितनों को पूरी बात समझ में आ गया? अब मेरे ख्याल से एकदम 100% क्लियर होना चाहिए, एक भी रुकना नहीं चाहिए। एक भी स्टूडेंट यहां अगर आया और वो रुका है तो मतलब अब मतलब बात नहीं है, अब बात सही नहीं है, अब सबको समझ में आनी चाहिए बात। तो डालो बिल्कुल अंगूठा पे। यस, मेरे को लगे कि यहां मैंने बात समझा दी बहुत अच्छे से। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डन है इतना काम। अब जो मॉडर्न स्केल आजकल फॉलो होती है वो कौन सी भैया? वो कौन सी? ऑक्सीजन स्केल। ऑक्सीजन स्केल, ठीक है। चलिए डन है, सबको आगे समझ में, मेरे को बात पहुंच गई कि सबको समझ में आ गई बात। अब मैं आपको कुछ बात बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। अब मैं आपको कुछ बात बता रहा हूं। पहला पॉइंट सुनिएगा जरा। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, पहले तो एक सेंटेंस सुनिए। आपको क्या ये सेंटेंस समझ में आता है क्या? ध्यान सुनिएगा सब लोग। सेंटेंस, किसी मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने एटम होते हैं, उस मॉलिक्यूल के एक मोल में उस एटम के उतने मोल होते हैं। चैट इनेबल कर रहा हूं। कितने लोग की खोपड़ी में करंट गया? क्या कह गया कवि? हाँ भाई, स्लो वर्जन लीजिए, स्लो वर्जन लीजिए। देखिए साहब, ये सब चीजें जब आपको देखेंगे ना तो मैं मोल कंसेप्ट आपको दिखाऊंगा, पढ़ाते तो बहुत लोग हैं। फिर से सुनिए, स्लो वर्जन लीजिए। किसी मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल में, फिर सुनिए फिर सुनिए फिर सुनिए फिर सुनिए, स्लो वर्जन स्लो वर्जन स्लो वर्जन। पहले मैंने क्या बोला था? पहले फास्ट वर्जन था। किसी मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने एटम होते हैं, उस मॉलिक्यूल के एक मोल में उस एटम के उतने मोल होते हैं। ये फास्ट वर्जन है, ये चमकता नहीं लोगों को। अब स्लो लीजिए। किसी मॉलिक्यूल के, एक किसी मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने एटम होते हैं, उस मॉलिक्यूल के एक मोल में उस एटम के उतने ही मोल होते हैं। अब कितनों को पहुंचा? कितनों को करंट पहुंचा भैया? कितनों करंट पहुंचा? पहुंचा क्या? आ गया आ गया आ गया। मी नो नो नो। चलो देखो, अब देखिए तीसरा सुनिए। मेरे पास हर प्रकार का है भैया, हर प्रकार का है, हर प्रकार का। देखिए पहले मैं बताता हूं फास्ट वर्जन। अगर आप अपने आप को तेज समझते हैं तो उस पर चेक कर लीजिए कि आप वाकई हैं कि नहीं, या सो कॉल्ड आप समझदार हैं, बराबर। और उसके बाद अगर आपको लगता है स्लो वर्जन, तो मैंने स्लो बता दिया। अब आप कहते हैं मेरे को वो भी नहीं चमका, तो मैं रिटर्न में बता रहा हूं, मैं रिटर्न में बता रहा हूं। अब देखिएगा बिल्कुल पैदल मामला, तो रिटर्न लीजिए। हर प्रकार का है मेरे पास, आप तय करिए आपको क्या चाहिए। बस मेरे पास हर प्रकार का मसाला है। आपको तेज चाहिए तेज मिलेगा, है ना, धीमा चाहिए धीमा मिलेगा, एकदम पैदल है एकदम पैदल मिलेगा। सुनिएगा, दो स्टेटमेंट लिख रहा हूं। मान लीजिए मैंने अमोनिया पकड़ लिया साहब, अमोनिया पकड़ लिया। सुनिएगा ध्यान से सब लोग। इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, अगर मैं H के एटम काउंट करूं, केवल H के, N को नहीं देख रहा हूं, H के काउंट कर रहा हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसके अंदर 3 एटम्स हैं? किसके? H के। क्या इतनी बात समझ में आती है? दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा हूं। इन 1 मोल ऑफ अमोनिया, और यहां पर लिख रहा हूं मैं 3 मोल्स H। इन दोनों में कौन सा स्टेटमेंट सही, कौन सा रॉन्ग, कौन सा ट्रू, कौन सा फॉल्स? लिखिए जरा, ट्रू फॉल्स लिखिए सब लोग। चैट इनेबल, ट्रू फॉल्स लिखिए जरा, सोच के दिमाग लगाइए। ट्रू फॉल्स लिखिए, ट्रू फॉल्स लिखिए पहले, फिर बताता हूं, रिटर्न वर्जन सिखाता हूं आपको। टीटी दो लिखने भैया, ट्रू फॉल्स या क्या है? टीटी, ओके, बोथ ट्रू। चलो अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। यही तो कह रहा था कभी। ध्यान सुनिए, पहले इसको प्रूव कर देता हूं जरा, इसको प्रूव कर देता हूं। ध्यान सुनना, इसको प्रूव कर देता हूं। प्रूव करने का तरीका सुनना, प्रूव करने का तरीका सुनना, बिल्कुल सिस्टमैटिक। बताइए, अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं, एक मॉलिक्यूल लेता हूं, केवल एक सिंगल मॉलिक्यूल अमोनिया का, तो इसमें क्या क्या भैया? एक नाइट्रोजन एटम है, एक नाइट्रोजन एटम है और 3 हाइड्रोजन एटम है। मेरा मकसद हाइड्रोजन को समझना है, तो मैंने लिखा
कि इसके अंदर 3 एटम है, किसके? H के। इतनी बात सबको समझ में आती है, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट वाला तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला तो बिल्कुल सही, उसमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड वाले पे बात करें, ये तो सबको समझ में आता हो ना, एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम है H के, N के भी है, N के भी है, लेकिन मैं किसके निकाल रहा हूं अभी फिलहाल? अभी मैं H पे फोकस कर रहा हूं, ठीक बात है, N पे बाद में कर लेंगे। अभी H की बात तो ठीक है ना, 3 तो है ना H के। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं 2 मॉलिक्यूल लूं तो बताओ, अगर मैं 2 मॉलिक्यूल ले लूं तो बताओ, 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया ले लूं तो बताओ कितने हो जाएंगे? क्या 3 में 2 मल्टीप्लाई कर दोगे? क्या इतने एटम्स H के हो जाएंगे? डन। अगर मैं 3 ले लूं तो बताओ, मैं अगर 3 मॉलिक्यूल्स ले लूं तो बताइए, क्या इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये इतने एटम्स आ जाएंगे H के? अगर बताइए ऐसे ही चलता जाऊं, बहुत दूर निकल जाऊं और कह दूं भाई साहब मेरा मन किया Na मॉलिक्यूल लेने का, मेरा मन किया Na मॉलिक्यूल लेने का, तो बताइए जब एक लेता हूं तो यहां 3 into 1 है, एक तरीके से देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है 3 into 1। जब 2 लेता हूं तो यहां क्या हो गया 3 into 2। जब मैं 3 लेता हूं तो यहां क्या हो गया 3 into 3। तो जब एक लेता हूं तो इंटू 1 करता हूं, देखो इंटू 1 ही तो किया यहाँ पे। जब 2 लेता हूं तो इंटू 2 करता हूं, 3 लेता हूं इंटू 3 करता हूं, तो Na लूंगा तो कितना मल्टीप्लाई करूंगा? क्या Na मल्टीप्लाई करूंगा? क्या बात समझ में आ रही है? और बताइए जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो बताओ Na मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया का मतलब क्या होता है? बताओ Na मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया का मतलब क्या होता है? बताओ। क्या इसका मतलब 1 मोल अमोनिया? 1 मोल अमोनिया। और अगर Na एटम होते तो क्या होता? 1 मोल H होता। अगर 3 Na एटम है तो कितना होगा? 3 मोल H होगा। तो क्या ये बात लिख सकता हूं कि इस वाली बात से कि अगर मैं 1 मोल अमोनिया का लेता हूं, देखो ये 1 मोल अमोनिया हो गया, ये 1 मोल अमोनिया, उसके अंदर क्या 3 मोल 3 Na मतलब 3 मोल, क्या उसके अंदर 3 मोल H के प्रेजेंट होंगे? क्या ये बात प्रूव हो गई? कितनों को बात समझ में आ गई? इनेबल चेक करो एक बार, सब लोग बता दो क्या बात पहुंची क्या? अरे बात पहुंची क्या? और यही बात मैंने शुरू में जल्दी जल्दी बताई थी, यही बात मैंने शुरू में जल्दी जल्दी बताई थी। अब ध्यान सुनिए क्या बोला था मैंने, जो बोला था वो फिर से बोलता हूं, अब समझ आया जो बोला था। देखिए फिर से लॉजिक क्या है, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, 2 मॉलिक्यूल में 3 into 2, 3 मॉलिक्यूल में 3 into 3, 4 मॉलिक्यूल में 3 into 4, 5 में 3 into 5, ये मल्टीप्लाई होता जाएगा ना 1 2 3 4 5। तो Na मॉलिक्यूल में 3 into Na, और 3 into Na का मतलब 3 मोल H, एक Na का मतलब होता है 1 मोल, 3 Na का मतलब है 3 मोल, और यहाँ Na मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल। तो बताओ 1 मोल अमोनिया में 3 मोल H हो गया, यानी कि क्या स्टेटमेंट ये भी सही है? देखो चेक करो, इन 1 मोल ऑफ अमोनिया 3 मोल ऑफ H, ये भी सही है। अब अगर दोनों सही है तो मेरे को बताना क्या वो जो मैं पहले आपको बोल रहा था वो बात समझ में आ गई? अब मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, ऑडियो वीडियो दोनों मैच कराइएगा। एवी मैच हो रहा है क्या? हेलो, अरे एवी मैच हो रहा है क्या? एवी मैच, ओके डन। सुनिएगा, एवी मैच है, सुनिएगा ध्यान से। अगर नहीं मैच करा तो मैं रुक रुक के बता रहा हूं, सुन लीजिए, मैच करा दूंगा मैं। किसी मॉलिक्यूल के, रुक जा रहा हूं, देखो किसी मॉलिक्यूल के, हर प्रकार का खेल है मेरे पास, आप सुनते जाइए। किसी मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने जितने एटम्स होते हैं, उस मॉलिक्यूल के 1 मोल में उस एटम के उतने ही मोल होते हैं। कितनों को बात अब समझ में आ गई? क्या यही कवि ने पहले कहा था? भैया? आप समझ में कवि की कल्पना देख पा रहे हैं? मोल में कैसे खेल रहा है वो। ये सब बातें आप अचानक से किसी को बोल देंगे तो भाग जाएगा छोड़ के, कहेगा साहब क्या बातें करता है, पागल हो गया क्या? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? समझ पा रहे हैं? उससे फटाफट बोलूंगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी ना कर, दिमाग का चलता तो बोलूंगा किसी मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने एटम होते हैं, उस मॉलिक्यूल के 1 मोल में उस एटम के उतने मोल होते हैं। कह रहा भैया मैं जाऊं मैं चलूं, मेरा हो गया। समझ पा रहे हैं क्या? लॉजिक पकड़ पाया? फिर से बोल दे रहा हूं, किसी मॉलिक्यूल के, स्लो वर्जन ये लिख लीजिएगा जाकर, क्या लिख लीजिएगा कहीं जाकर के, इसको एक लाइन लिख लीजिएगा। क्या बोल रहा हूं? किसी मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने जितने एटम्स होते हैं, उस मॉलिक्यूल के 1 मोल में उस एटम के उतने ही देखो उतने ही मोल होते हैं। समझ आ गया? डन। चलो
अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट, ये सब काम आएगा भैया, ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं ना ये सब काम आएंगे। अभी क्वेश्चन लगाऊंगा ना ऐसे ऐसे, लेकिन पहले आप कंसेप्ट आना चाहिए, कंसेप्ट आएगा तभी खेल पाओगे। चलो अगला सुनो, अब सुनिए और अंदर चलता हूं। जितना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे उतना क्लैरिटी बढ़ेगी, संदेह से सत्य मिलता है। सुनिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट मैं आपसे कहता हूं, तीन बातें मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं तीन बातें। बात नंबर एक, अच्छा एक बात बताना, एक बात बताना, इस रिलेटिव एटॉमिक, इसके पास क्या यूनिट होगी, इसके पास क्या यूनिट होगी? तो कहेंगे यूनिट लेस है, यूनिट लेस है। रिलेटिव एटॉमिक मास के पास कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों बताइए? जैसे मेरा वजन मान लो 60 केजी है, आपका मान लो 30 केजी है, मेरा 60 है, आपका मान लो 30 है, तो मेरा वजन, अगर मैं दो सेंटेंस बोल रहा हूं, मेरे को बताना, दो सेंटेंस बोल रहा हूं। पहला सेंटेंस, मेरा 60 आपका 30। अब सुनना ध्यान से, मैं बोलता हूं मेरा वजन 60 केजी है, मैं बोलता हूं मेरा वजन 60 केजी है, कौन सा मास बताया, एब्सोल्यूट या रिलेटिव? बताओ, मेरा वजन 60 केजी है, कौन सा बताया, एब्सोल्यूट बताया या रिलेटिव बताया? एब्सोल्यूट। यूनिट है या नहीं है? यूनिट है या नहीं है? 60 केजी, मेरा वजन 60 केजी है, केजी यूनिट है या नहीं है? एब्सोल्यूट बताया, यूनिट है, डन। अच्छा, मेरा वजन तुम्हारे वजन से, तुम्हारा 30 है, मेरा वजन तुम्हारे वजन से 2 गुना है, मेरा वजन तुम्हारे वजन से 2 गुना है, मैं तुमसे 2 गुना भारी हूं, मैं तुमसे 2 गुना भारी हूं, यूनिट है या नहीं? रिलेटिव है क्या? रिलेटिव है क्या? यूनिट है क्या? नो। रिलेटिव आंसर के पास कभी कोई यूनिट। अब ये थोड़ी बोलोगे भैया कि मैं तुमसे क्या 2 केजी गुना भारी हूं, बताओ मैं तुमसे क्या 2 केजी गुना भारी हूं या 2 गुना भारी हूं? क्या बोलना चाहिए बताओ? मैं तुमसे 2 केजी गुना भारी हूं या 2 गुना भारी हूं? क्या बोलना चाहिए बोलो? मैं तुमसे 2 गुना भारी हूं, 2 केजी थोड़ी बोलेंगे ना भाई, 2 गुना भारी हूं, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक कहने वजन क्या आपका, भैया बात समझो, होता तुम मुझसे भारी हो तो भावुक मत, तो ये बात समझिए, तो मेरा वजन तुमसे 2 गुना भारी है, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं, आप खुश हो जाए जिससे कि आपको महसूस हो कि आप हल्के हैं, होता आप भी 100 केजी क्यों, मैं 50 का निकलूं। तो ये सब मत सोचिए, आप पढ़ने में दिमाग लगाइए। चलिए अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरा वजन अगर तुमसे 2 गुना भारी है तो 2 के पास कोई यूनिट नहीं है। ध्यान दीजिए, रिलेटिव आंसर के पास कभी कोई यूनिट नहीं होती है, रिलेटिव आंसर के पास कभी कोई यूनिट नहीं होती है। आप कभी ढंग से पढ़ते हो, कभी आप ढंग से पढ़ते हो तो आप देखिए लिखा होता है क्वेश्चंस में, क्वेश्चन पढ़िए, लिखा होता है H इज इक्वल टू 1, नीचे हिंट दिया होता है गिवन, कार्बन को ऐसे लिखा होता है 12, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, ऑक्सीजन लिखा होता है 16। क्या आपने ऐसे सवालों में कभी देखा है ऐसा लिखा मिलता है आपको? देखा है भी? तो जो ये लिखते हैं वो क्या है, ये सब रिलेटिव है, ये सब रिलेटिव आंसर्स हैं, समझ पा रहे हैं? तो ये सब रिलेटिव आंसर है, इनके पास इसीलिए कोई यूनिट नहीं है। अब मेरे को एक बात बताना, यानी कि एक सेंटेंस अगर मैं आपसे कहूं रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिटलेस होता है, क्या बात समझ पा रहे हैं? अगर कहीं पे आपको ये बातें मिले यूनिटलेस होता है तो बिल्कुल सही बात, डन। अब मैं आपको तीन बातें फिर से दे रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। पहला, पहला रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, दूसरा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तीसरा एब्सोल्यूट मास ऑफ कार्बन। तीन पहले बता दीजिए, फिर एक चौथा और लेकर के आएंगे, चौथा एक और होता है उसको बाद में करेंगे, कौन सा? एक्चुअल मास। एक और होता है एक्चुअल वेट या एक्चुअल मास ऑफ कार्बन, ये चौथा होता है, इसको बाद में करेंगे। पहले ऊपर वाले तीन निपटाइए। आज को पूछता है बताओ ऊपर वाले तीनों का क्या आंसर दे लेंगे? चलो मैं चैट इनेबल करता हूं, लगाओ दिमाग और बताओ जरा आंसर क्या होगा। अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तो मेरे को टाइप करिए तीनों का आंसर क्या होगा। टाइप करिए, गलत से एक ही बार में टाइप करिए, नहीं तो पता कैसे चलेगा क्या टाइप किया आपने। एक ही बार में कॉमा लगा के टाइप करो। 12 ग्राम 12 AMU, 12 ग्राम 12 U, ठीक है। कई लोग सही दे रहे हैं, कई लोग सब 12 दे रहे हैं। चलो सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। देखिए जो आंसर होंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन का आंसर होगा 12, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन का आंसर होगा 12 ग्राम, और एब्सोल्यूट मास ऑफ कार्बन का आंसर होगा 12 AMU। अब सवाल उठता है ये क्या चल रहा है भैया? कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अब क्रिएट हुआ तो संदेह आया, अब सत्य आएगा, संदेह को चीरिए सत्य मिल जाएगा। अब एक एक करके मैं आपको बात समझा रहा हूं। क्या पहला वाला क्लियर है? पहला क्लियर है, ये तो क्लियर है सबको, ये तो समझ में आ गया सबको। फर्स्ट क्लियर है क्या? डन, एक बार सब लोग उठा दिखा दो, फर्स्ट तो क्लियर है,
सेकेंड थर्ड में क्लैरिटी बनानी है, सेकेंड थर्ड में क्लैरिटी बनानी है, ये समझने हमको, तो ये दोनों समझते हैं हम लोग, ठीक है, ये दोनों समझते हैं। अब देखिए ये दोनों जब आप समझेंगे तो उसके थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा। अब दूसरा और तीसरा ये कैसे आए, इनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहां पे एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ग्राम एटॉमिक मास, एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है ग्राम एटॉमिक मास, इसको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। अब इसको सीखने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। अभी यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो मैंने अभी इनको समझाया नहीं है, मैं आगे इनको भी समझाऊंगा, लेकिन अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अब मैं आगे पहले पढ़ लूं फिर इनको समझाऊंगा। अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से, मैं आपसे कहता हूं एक पॉइंट पहले तो, कि बताओ अगर मैं आपको कहूं कि ग्राम एटॉमिक मास क्या चीज होती है, कोई मुझसे कहे ग्राम एटॉमिक मास समझाओ, ये समझा दो मेरे को। रिलेटिव एटॉमिक मास समझा दिया मैंने आपको, अब मैं कह रहा हूं ग्राम एटॉमिक मास समझाओ। तो मैं इसकी पहले तो डेफिनेशन लिख रहा हूं, फिर थोड़ा सा लैग हुआ था। अच्छा, लैग होते ही ऐसे करके कई 500 भेज देते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, इतना क्यों परेशान हो जाते हो, बम थोड़ी गिर गया, लैग ही तो हुआ है ना। तुरंत शुरू हो जाते हैं खट 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 खट। अरे पढ़ लो यार, देखो सुनो, तब तो पुरानी स्लाइड देख लिया करो। सुना, ग्राम एटॉमिक मास आपको बताना, ग्राम एटॉमिक मास देखना, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन सिखा रहा हूं, सुनिएगा सब लोग ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, मौज आती है सबको, जीवन की मौज ले रहे हैं एकदम। देखिए एक तो तरीका इसको समझने का, पैदल वाला तरीका पहले बताता हूं, जो ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है। इफ, लेकिन वो भी जानना चाहिए, इफ रिलेटिव एटॉमिक मास, और यहां करेक्शन कर दीजिए और करेक्ट कर दीजिए, इफ रिलेटिव एटॉमिक मास is represented इन ग्राम, राइटिंग देखना बिल्कुल क्लियर आ रही है झमाझम, तो नोट्स की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, नोट्स तो बिल्कुल एकदम, इससे सही नोट्स क्या बन सकते, देन इट इज नोन एज, सिस्टमेटिक चलते हैं बिल्कुल, ग्राम एटॉमिक मास। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला कि अगर आप रिलेटिव एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर देते हैं किसमें, ग्राम में, रिप्रेजेंट करने का मतलब उसके आगे ग्राम लगा देते हैं, तो बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास। अब ये कंसेप्ट नहीं है, ध्यान दीजिए, तो लिखने का एक तरीका सिखाया गया, ये क्या सिखा रहा हूं आपको, लिखने का एक तरीका। जैसे कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि मेरे को ग्राम एटॉमिक मास लिखना है, केवल लिखना सिखा रहा हूं पहले, ग्राम एटॉमिक मास लिखना है, किसका लिखना है भैया, कार्बन का लिखना है, मेरे को ग्राम एटॉमिक मास लिखना है, कह रहे भाई साहब किसका लिखना है बताओ प्लीज, तो आपने कहा ऑक्सीजन का लिखना चाहता हूं, मैं बड़ा हो गया हूं, तो आपसे कहेगा, कहेगा पहले जाओ, पहले जाओ इस आदमी का रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल लो। कह रहे कैसे निकालूंगा, कहेंगे पहले जाओ ये पता कर लो कि ये कार्बन हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन से कितने गुना भारी है, इस कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से कितने गुना भारी है, पता कर लिया, कहा कि भाई साहब 12 गुना भारी मिला, कह रहे 12 के आगे लगा लो ग्राम और ये बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। अरे पहुंच रहा है करंट क्या, अभी मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं, कंसेप्ट में इसके बाद बताऊंगा। डन, डन। फिर उससे पूछा भाई साहब ये बताओ इसका क्या करूं, इसका क्या करूं, तो कहेंगे जाओ पहले ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल लो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कितने गुना भारी है, 16 गुना भारी है, फिर अगर मैं इसके आगे जी लगा देता हूं, ग्राम में रिप्रेजेंट कर देता हूं इसी रिलेटिव एटॉमिक मास को, तो बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास। पैदल जनता को भी समझ में आ रहा होगा, मतलब कितना भी पैदल व्यक्ति हो समझ में आएगा, आप सुनते जाइए बस, अच्छे भक्त की तरह बैठिए, अंत में मोक्ष दिला दूंगा मैं, सुनते जाया करिए बस आराम से। अगला पॉइंट सुनिए, अब देखिए आपको लिखना सिखा दिया मैंने, अभी मैं पहले आपको लिखना सिखा रहा हूं, फिर पढ़ना सिखाता हूं। लिखना पढ़ना, पढ़ना लिखना नहीं होता, लिखना पढ़ना, पहले लिखना सीख गया, अब आप पढ़ना शुरू करिए कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये क्या सीन क्या है, ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है। ये तो हो गया, एक बात हो गई कि मेरे को लिखना आ गया, ग्राम एटॉमिक मास में लिख लूंगा किसी का, ठीक। अब मैं इसको समझना शुरू करूंगा, तो उससे पहले एक और बात आपको सिखा देता हूं, एक और बात सिखा देता हूं। एक आएगा इसी तरीके से, अगर आप ये समझ गए तो एक और आएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये भी आ सकता है, एटॉमिक की तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी आ सकता है। पता है इसमें और उसमें क्या डिफरेंस होगा भैया, तो आप कहेंगे इफ मॉलिक्यूलर मास, इफ मॉलिक्यूलर मास, पिछली बार एटॉमिक मास था, इस बार मॉलिक्यूलर मास है,
is represented in gram, is represented in gram. भाई कोई मॉलिक्यूल होगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंट करोगे ना, देन इट इज नोन एज, सिमिलर बिल्कुल है, देन इट इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बिल्कुल देखिए सिस्टमैटिक नोट्स बनते जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल नोट्स वगैरह की टेंशन नहीं लेनी, मैं दे भी दूंगा आपको फोटो खींच के, अपनी नहीं नोट्स की, ठीक है। चलो अब देखिए ये हो गया। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, अब उसके बाद ध्यान से देखिए, अगर आप मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट कर देते हैं ग्राम में, तो उसे क्या बोल देंगे आप, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इतनी बात समझ में आ गई। अभी मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं केवल, और जब मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं तो मेरे को एक बात बताइए कि भाई मेरे से कोई किसी ने पूछ लिया, कहता है मुझे ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखना सिखा दो बस, अगर वो लिखना सीखना चाहता है, कह रहे किसका सिखाऊं, मॉलिक्यूलर मास लिखना है तो भैया किसी मॉलिक्यूल का लिखोगे ना, कह रहे N2 का सिखा दो प्लीज, फिर वो कहेगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास मुझे सिखा दो प्लीज, अमोनिया का कैसे लिखूं, केवल लिखना सिखा दो, समझना मैं बाद में देख लूंगा, लिखना सिखा दो। तो कहूंगा भाई साहब पहले जाओ ये चेक करो कि जो N2 है वो H से कितने गुना भारी है। तो बता H कितना था, 1 दिया था नंबर, तो N2 N कितने गुना भारी होता है, N कितने गुना भारी होता है, 7 and 14, तो N 14 गुना भारी होता है, तो N2 कितने गुना भारी होगा, 28 टाइम्स। बात समझ में आ रही क्या, N भारी होता है H से 14 टाइम्स, ठीक, H भारी N भारी होगा H से 14 गुना, तो बताना N2 कितने गुना भारी होगा, 28 गुना। लॉजिकल बात है बिल्कुल, तो मैंने लिख दिया 28। बताइए उसके बाद अगर मेरे से आप पूछते हो कि भाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे लिखूंगा, तो लिखूंगा बताना ग्राम मॉलिक्यूलर मास में क्या लगा दूंगा, कह दूंगा ग्राम लगा लो भैया आगे। जब ये रिलेटिव वाले को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दोगे तो वो बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लॉजिक क्लियर, बिल्कुल डन, समझ में आती बात। फिर बताओ, कहेगा इसका बता दो, इसका सिखा दो, कहोगे भैया नाइट्रोजन 14 टाइम्स भारी है और H111 यानी कि 3 हो गया, तो पूरा मॉलिक्यूल 17 गुना भारी हो गया, देखो 14 और प्लस 3 17, तो ये लिख दिया 17, ये तो क्या रिलेटिव, इसका के ग्राम लगा दो तो ये बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बातें समझ में आ रही है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास बोल रहा हूं, एटम होता तो एटॉमिक मास बोलता, ग्राम लगा दिया तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन गया। समझ में आ रही बात, ये आपने क्या लिखना सीख लिया, लिखना कितने लोगों को आ गया भैया, एक बार सब लोग उठा दिखा दो यार, लिखना आ गया कि नहीं। अभी समझाया नहीं मैंने क्या रीजन है क्या लॉजिक है, अभी मैंने लिखना सिखा रहा हूं, पहले लिखना आ गया, डन, लिखना सबको आ गया, डन। चलो पढ़ना सीखो, लिखना सीखो, पढ़ना सीखो। कल क्लास कितने बजे, फिर याद दिला रहा हूं, तो भूल जाओगे, आधे लोग तो भूल जाओ, कोई नया आए होंगे। कल कितने बजे क्लास है सुबह, जल्दी से बताओ, कल कितने बजे क्लास है सुबह, 8:30, वेरी गुड, याद रखना भैया, बोलना ना, टाइम चेंज है क्योंकि है ना, ओके 8:30 से 10, ठीक है, आगे बढ़ जाओ भाई। अब मैं आप इन दोनों को सिखा रहा हूं क्या मतलब होता है। देखिए ये तो मैंने आपको लिखना सिखा दिया, ये लिखना सीख गया और ये लिखना सीख गया, अब आप इसको समझना सीखने जा रहे हैं। देखिए समझना जब सीखेंगे तो आप यहां पे हेडिंग समझे, जिसको कहा जाता है मोलर मास। एक चीज होती है उसको बोलते हैं मोलर मास। बताओ मोलर मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। कोई पूछा आपसे मोलर मास, इसका मतलब मास ऑफ 1 मोल। अब ध्यान सुनिए, अब इसमें 2 कैटेगरी बना लेता हूं मैं, देखिए सिस्टमैटिक चलेगा मामला। मास ऑफ 1 मोल, इधर चले जाओ और एक बार इधर चले जाओ। 2 मेन लोग हैं आपके पास, एक तो एटम का सवाल आता है ज्यादातर, ठीक है, ठीक है, और एक आएगा मॉलिक्यूल का, ठीक, एटम का सवाल आएगा और मॉलिक्यूल का। एटम का है तो कार्बन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का आएगा। मॉलिक्यूल का है तो N2 का आ सकता है, O2 का आ सकता है, अमोनिया का आ सकता है। और मैंने आपको एक अंतर बताया था जिसमें कई लोग बातें कर रहे थे, क्या एक बार और बता दो, कुछ एक बार और बता देता हूं, सुन लीजिए। देखिए N2 और O2 दोनों क्या है, N2 O2 क्या है और अमोनिया क्या है, ध्यान दीजिए, और ये तीनों क्या है, तो ये तीनों क्या है, मॉलिक्यूल है। लेकिन इसमें से अमोनिया क्या है, कंपाउंड है, ये बात मैंने आपको बताई थी। ये तीनों क्या है, अगर इन तीनों भाई एटम कंबाइन कर रहे हैं, कैसे भी करें, सिमिलर करें तो भी आप मॉलिक्यूल बोलोगे, डिफरेंट करें तो भी, मॉलिक्यूल तो सारे ही है ना भाई, मॉलिक्यूल तो सारे ही है, डन, मॉलिक्यूल तो सारे ही है, कंपाउंड लेकिन कौन है, अमोनिया है। N2O2 कंपाउंड, ये बात समझ में आती है सबको, डन, कंपाउंड कौन है भैया, अमोनिया है, डन। मॉलिक्यूल तो सारे ही ना, मॉलिक्यूल का मतलब एटम कंबाइन करें आप मॉलिक्यूल बोलोगे, तो मॉलिक्यूल तो ये भी है, मॉलिक्यूल तो ये भी है, मॉलिक्यूल तो ये भी है, लेकिन बताना कंपाउंड कौन है, कंपाउंड है अमोनिया। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि सभी कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं,
सभी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड आ जाए, मॉलिक्यूल तो होगा ना भैया, लेकिन सभी मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते हैं, सभी मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते हैं, बराबर। देखिए ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं ये दोनों कंपाउंड नहीं है, क्या बात समझ पा रहे हैं, कंपाउंड ये है, तो सभी मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते हैं। ओके डन, चलो ठीक है, बात सबको आती है। चलो मैं आगे बढ़ूं, अब काम की बात अपनी आई, जो नई बात है आज सीखनी हमको, है ना। नई बात ये सीखनी हमको कि भाई ये सब सिखाओ जरा, जो बता रहे हो क्या कह रहे हो। देखो मोलर मास का मतलब है मास ऑफ वन मोल। मास ऑफ वन मोल अगर आप एटम का निकालते हैं, देखिए मास ऑफ वन मोल अगर आप तीर इधर ले जाएं, एटम का निकालें, एटम का, तो आप उसे बोलते हैं एक मोल एटम का जो मास होता है उसी को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ध्यान दीजिए मार्केट में अब लॉजिक आ रहा है इसका। ग्राम एटॉमिक मास का पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले मैंने आपको लिखना सिखाया, अब मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, ध्यान सुनते रहिए, ध्यान सुनते रहिए। और ये बात ध्यान रखिएगा, मेरी एक एक क्लास आपको करनी होगी। अगर आपको मोल में मोक्ष चाहिए ना, और आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में मोक्ष चाहिए, तो आपको मेरी एक एक क्लास करनी होगी। अगर आपने बीच में कोई स्किप कर दी, 2 क्लास 3 क्लास 1 क्लास, तो भैया खेल खत्म है, फिर आनंद लीजिए जीवन का, फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, आप बस सीख पाएंगे थोड़ा बहुत। क्लास सारी करनी होगी, नहीं देख पा रहे रिकॉर्डेड देखिए, लेकिन देखिए सब, एक एक लाइन सुननी होगी मेरी आपको। देखिए हर चीज कनेक्टेड है, क्योंकि देखिए मैंने क्या बोला, मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी एटम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। एक नई डेफिनेशन आ गई मार्केट में, एक नई डेफिनेशन आ गई। तो अगर मैं आपसे कहूं, चलो एग्जांपल से कहूं, एग्जांपल से कहूं, मैं कहूंगा लो भैया एग्जांपल ले लो। फिर क्या एग्जांपल है, कहूंगा जो कार्बन है, मान लो आपने कार्बन ले लिया, है ना, आपने मान लो कार्बन ले लिया, कहते कार्बन के बारे में सिखाओ, कहेंगे कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास, कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास वो होता है 12 ग्राम, बराबर 12 ग्राम। यानी कि अगर ये डेफिनेशन है करेक्ट, तो मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन, मास ऑफ वन मोल ऑफ 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 एटम, एटम मतलब कौन, कार्बन, एग्जांपल ये इस बार, इस ग्राम एटॉमिक मास। तो बताइए क्या ये मास ऑफ वन मोल है, क्या मैं इसको फिर अगर डेफिनेशन फॉलो कर रहा हूं तो ये मास ऑफ वन मोल है, किसका, कार्बन का। तो बताओ एक मोल कार्बन का मास कितना गया, 12 ग्राम। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। फिर बताना एक मोल कार्बन में कितने कार्बन होते हैं, एक मोल कार्बन में कितने कार्बन होते हैं, Na कार्बन। तो मैं लिख सकता हूं मास ऑफ Na कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। क्या यहां तक भी बात समझ में आती है। फिर मैं आपसे कहता हूं बताना अगर मैं उसमें से एक कार्बन निकाल लूं, Na कार्बन में से सिर्फ एक सिंगल कार्बन एटम निकाल लूं, तो उसका मास कितना आ जाएगा। Na कार्बन का 12 ग्राम था, तो एक कार्बन का कितना आ गया, 12 बाई Na ग्राम। क्या ये बात भी समझ में आती है। ये चारों बातें कितने लोगों को समझ में आ गई, चारों बातें कितने लोगों को समझ में आ गई, बस लोगों दिखा दो भैया, क्या चारों बातें क्लियर है। डन। मैंने क्या बोला सबसे पहले, ग्राम एटॉमिक मास को मैं पढ़ने जा रहा हूं, अब कंसेप्ट समझने जा रहा हूं, तो क्या बोला मैंने, पहले तो लिखना सीखा। लिखना सीखने के लिए क्या बोला मैंने आपको, लिखना सीखने के लिए क्या बोला, कहा भाई सिंपल बात है, रिलेटिव एटॉमिक मास जो आता है ना, उसी को बस ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया करो और वो बन जाएगा क्या, ग्राम एटॉमिक मास। ये तो लिखना हो गया। कंसेप्ट की बात करी मैंने, तो क्या बोला मैंने आपको, कहा मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी एटम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। समझ पा रहे हैं। अगली स्लाइड में जाके और खोलता हूं कंसेप्ट, देखिए यहां पे चल रहा था मास ऑफ वन मोल, देखिए यहां पे चल रहा था मास ऑफ वन मोल, और खोलता हूं देखिए कंसेप्ट। यहां पे आप आ जाइए, यहां पे एटम की बात चल रही थी, और एटम की बात चल रही थी, तो बताना एटम के केस में जो एक मोल का मास होगा उसे आपने क्या बोल दिया, ग्राम एटॉमिक मास। उसे आपने क्या बोल दिया, ग्राम एटॉमिक मास। तो बताओ डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो मैं क्या बोलूंगा, ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलूंगा, इट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ, इट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी एटम, इट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी एटम। तो बताइए यहां पे लिख दिया मैंने, मास ऑफ वन मोल ऑफ एन एनी एटम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। क्या ये बात समझ में आई, अरे आई क्या, बोलो भाई, आई क्या। ये लॉजिक हो गया, मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। डन। अब मेरे को बताना पीछे वाली बातें अगर आप समझ पा रहे हैं, ये वाली बातें आप समझ पा रहे हैं, तो बताना ग्राम एटॉमिक मास कार्बन का 12 ग्राम है, तो एक मोल कार्बन का मास अगर 12 ग्राम है, तो मेरे को एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं एक ढेर लगा रहा हूं ये इसमें बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे कार्बन है, एकदम भर भर के कार्बन है। मैंने गिना तो पता चला इसके अंदर Na कार्बन है। क्या पता चला, इसके अंदर Na कार्बन है। और जब मेरे को पता चला इसके अंदर Na कार्बन है, तो क्या इसके अंदर एक मोल कार्बन है, क्या इसके अंदर एक मोल कार्बन है। अरे डन है क्या। बताइए इस पूरे ढेर का मास अगर कोई आपसे पूछे तो क्या आप उसे 12 बोलेंगे ग्राम में,
क्या बात समझ में आ रही है? अगर कोई पूछे इस पूरे ढेर का मास बताओ, तो क्या बोलेंगे? 12 ग्राम बोलेंगे क्या? 12 ग्राम किसका मास हुआ? 1 मोल कार्बन का मास हुआ। यानी कि कितने कार्बन का हुआ? Na कार्बन। क्या पिछली स्लाइड समझ पा रहे हैं? देखिए, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, मास ऑफ Na कार्बन कितना है? 12 ग्राम। 12 ग्राम। क्लियर? अब बताइए, अगर मैं इसमें से एक कार्बन निकाल लूं, अगर मैं क्या करूं इसमें से, देखो ये सब क्या है? कार्बन, 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 अनेक कार्बन, अनेक कार्बन। इसमें से क्या करूं मैं? एक कार्बन निकाल लूं। मान लो मैं ये वाला मेरे को पसंद आ गया। कहा तुम भैया एक बार बाहर चलोगे क्या प्लीज? कह रहा हाँ चलेंगे, क्यों नहीं। कहेंगे क्या हो तुम? कहेगा मैं एक कार्बन हूं। ध्यान दीजिए, कहेगा मैं एक कार्बन हूं। और ये क्या था? ये 1 मोल कार्बन था। क्या फर्क समझ पा रहे हैं? एक कार्बन ये रहा, ये जो बाहर निकाला ना, ये एक कार्बन है। देखिए ये एक बाहर निकाल लिया। और ये क्या है? ये अनेक कार्बन है। समझ पा रहे हैं? एक कार्बन, अनेक कार्बन, बराबर। तो बताइए, अगर एक कार्बन का मास कोई पूछे तो कितना बताओगे भैया? एक कार्बन का मास पूछेगा, कितना बताओगे उसको? कहोगे एक कार्बन का मास, पीछे निकला देखो, मास ऑफ 1 कार्बन, ये देखो यही तो है ना एक कार्बन, ये वाला एक कार्बन। कितना मास आया इसका? 12 बाई Na ग्राम। 12 बाई Na ग्राम। तो आप लिखेंगे 12 बाई Na ग्राम। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं? क्लियर है सभी को? एक बार सब लोग उठा दिखा दो, बात समझ में आ जाए। अब देखो, रिवर्स प्रोसेस सीखो। हर तरीके से आपको सवाल समझ में आना चाहिए। हर तरीके से, इधर से उधर से, कहीं फंसा दे आपको, आप निकल के आ जाओ रस्सी खींच के, क्योंकि आपके पास दिमाग है। अरे है क्या? पूछ रहा हूं भैया। अब देखो, एक कार्बन मतलब ये एक कार्बन, ठीक है। अब उल्टा सुनना लॉजिक। उल्टा लॉजिक ये है कि आपको देखो, ये मैंने लिया एक कार्बन, मास बताओ 12 बाई Na ग्राम। अरे ठीक है क्या? फिर मैंने कहा कि ये लो, मैंने एक कार्बन ले लिया, कितना मास आ गया? 12 बाई Na ग्राम। एक और ले लिया, कितना मास आ गया? 12 बाई Na इंटू 2। अरे ठीक है क्या? एक और ले लिया, कितना मास हो गया? जल्दी स्ट्राइक करो जरा। 3 ले लिया ऐसे कार्बन, कितना मास हो गया? 12 बाई Na इंटू 3। फिर ऐसे लेता गया, मजान लगा, लेता गया, लो ये 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अनेक कार्बन। बताना ऐसे इतने सारे ले जा लूं कि इतने, मतलब मान लो मैंने Na ले लिया, मान लो मैंने Na कार्बन ले लिया, तो बताओ Na कार्बन का मास कितना हो जाएगा? इस लॉजिक के साथ उल्टा खेलो। एक कार्बन का कितना था? 12 बाई Na। एक कार्बन का कितना था भैया? 12 बाई Na। तो बताओ मैंने ऐसे कितने कार्बन ले लिए? Na कार्बन। ऐसे कितने कार्बन ले लिए? Na कार्बन। तो Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 ग्राम। और 12 ग्राम किसका आंसर आ जाएगा? Na कार्बन का। और Na कार्बन मतलब क्या हो गया? 1 मोल कार्बन। कितने लोग को बात समझ में अब कंफर्म आ गई? कितने लोग खुल गया एकदम मामला? देखिए साहब, अगर आपको यहां पे मूल कंसेप्ट ना समझ में आया ना मेरी क्लास में, तो आपको जीवन में अब धरती पे कोई नहीं सिखा सकता। मंगल ग्रह पे जाना पड़ेगा आपको। इतनी क्लैरिटी है इस कंसेप्ट में कि एकदम दिखना ही चाहिए, थोड़ा सा भी ये तो दिखना चाहिए। क्या बोला मैंने? हाँ, पजल करना जरूरी है। ध्यान दीजिए, अगर आप अभी पजल नहीं करेंगे चीजों को, तो बाद में आप दिमागी तौर पे पजल ही रहेंगे पूरी जिंदगी। अभी मैं क्या कर रहा हूं? मैंने कहा ना, संदेह करिए तभी सत्य मिलेगा। संदेह ही नहीं करेंगे आप बस एक बात पढ़ के बैठ गए, तो कहां से सत्य मिलेगा? संदेह करिए, सीखिए, उल्टा भी सीखिए, सीधा भी सीखिए, खेलना सीखिए। मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने क्या किया देखो, पीछे से एक कार्बन निकाला आपके लिए, और एक कार्बन का मास आपको दिया 12 बाई Na ग्राम। फिर मैं उल्टा खेलना शुरू करता हूं, मैं ढेर लगाऊंगा साहब। मैं कहूंगा ये लो एक कार्बन 12 बाई Na, ये लो 2 कार्बन 12 बाई Na इंटू 2, ये लो 3 12 बाई Na इंटू 3, ये 4 12 बाई Na इंटू 4, ये Na कार्बन ले लूंगा तो 12 बाई Na इंटू Na, 12 बाई Na इंटू Na। Na से Na कट जाएगा, आंसर आएगा 12 ग्राम, और ये 1 मोल कार्बन तैयार हो चुका है। इसका मास आ गया 12 ग्राम। क्या उल्टा सीधा दोनों समझ में आता है क्या? कहीं ऐसा मूल कंसेप्ट नहीं पड़ा? क्या उल्टा सीधा दोनों समझ में आता है क्या भैया? अरे है क्या? अगर मौज आ रही तो कीबोर्ड तोड़ डालो। मेरी क्लासों में 25-25 हजार टूटते हैं भैया कीबोर्ड। ये जो अंगूठे दिख रहे हैं आपको, तो ये एकदम मचा रहे हैं, तो तोड़ डालिए। फिर दिखना चाहिए, खेल पूरा दिखना चाहिए एकदम अंदर तक कि क्या खेल खेल रहा है आप। हर तरफ से खेलता हूं। चलिए अगला पॉइंट मैं आपको सिखाता हूं। यहां पे देखना, यहां पे चल रहा था, यहां पे चल रहे थे आप, यहां पे चल रहे थे। लव योर टीचिंग स्टाइल, धन्यवाद, गजब। चलिए, और ये सेशन आपको जोरदार लग रहा हो तो फिर इसको हर तरफ मचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने पड़ोसी अड़ोसी हर तरफ। पता चले कि खेल में कोई नया खिलाड़ी आया है। खेल के नियम पलट दूंगा। अब देखिए, यहां पे आप आ गए, यहां पे आप पलट गए, यहां पे पलट गए, इसकी तरफ देखो, बताओ यहां पहुंच गए। अब इधर पलट जाओ भैया, इधर पलट जाओ, इधर चलो जरा, इधर चलो, गाड़ी इधर ले चलो। इधर जाओगे तो बताओ कहां जाओगे? इधर जाओगे, कहां जाओगे बताओ? मास ऑफ 1 मोल ऑफ, देखो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल,
अभी तक एटम की बात कर रहा था मैं, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मॉलिक्यूल। तो अब देखो, अब मैं फिर लिखने जा रहा हूं, सीखना। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल, देखो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये डेफिनेशन है, ये है डेफिनेशन, समझ पा रहे हैं? इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो कोई आपसे पूछे ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो क्या बताएंगे? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। डन, क्लियर कंसेप्ट। फिर आपसे कहता है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का है तो कहेंगे लो एग्जाम्पल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2। कितना लिखोगे बताओ, कितना लिखोगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 कितना लिखेंगे? 28 इसका रिलेटिव होता है, आगे उसके ग्राम लगा दूंगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये लिखने का तरीका और ये कंसेप्ट चल रहा है। अब बताइए कंसेप्ट ये कहता है और लिखने का तरीका क्या सिखाता है? लिखने का तरीका ये सिखाता है कि जो रिलेटिव आंसर था उसमें ग्राम लगा दो तो ग्राम एटॉमिक मास लिख दिया जाता है। ये देखो लिख दिया। कंसेप्ट ये बताता है कि जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वो 1 मोल का मास होता है। दो बातें सीख पा रहे हैं क्या? क्या बोलना फिर सुनिए। लिखने का तरीका ये सिखाता है जो रिलेटिव 28 था आंसर, उसके आगे ग्राम लगा दो तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन गया। कंसेप्ट ये बताता है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता क्या है? 1 मोल का मास होता है, 1 मोल का मास होता है। तो बताइए क्या आप आगे लिख सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ N2 ये कितना आ गया? क्या 28 ग्राम आ गया? डन। फिर बताना 1 मोल N2 में कितने N2 भैया? 1 मोल N2 में कितने N2 बोलो? तो आप कहेंगे 1 मोल N2 में Na N2। तो बताओ मास ऑफ Na नंबर ऑफ N2, Na नंबर ऑफ N2 इज इक्वल टू 28 ग्राम। डन। फिर बताओ अगर मैं 1 N2 का मास निकाल लूं, 1 N2 का मास ऑफ 1 N2, तो बताओ क्या आंसर आ जाएगा? 28 अपॉन Na ग्राम। क्या पिछली बार से कुछ कुछ बातें मैच हो रही, समझ में आ रही बात? बताओ पिछली बार मैंने एक कार्बन का मास निकाला था 12 बाई Na ग्राम, इस बार 1 N2 का मास निकाल लिया मैंने 28 बाई Na ग्राम। क्या समझ पा रहे हैं बात? क्लियर बात है। अब मैं क्या करूंगा? ढेर बनाना शुरू करूं, ढेर से बात को समझूं। तो देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब पूरा ढेर लगा है, कितने का? 1 मोल का, यानी कि Na लोगों का। Na लोगों का मास निकालूंगा तो 28 ग्राम आएगा, उसमें से 1 N2 का मास निकालूंगा तो 28 बाई Na ग्राम आएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? क्या बात समझ पा रहे हैं? सिमिलर वैसा ही जैसा पिछली बार आपको ये समझा दिया मैंने, आपको ये वाला समझा दिया, ये वाला समझा दिया। अब मैं आपको इधर ये वाला समझाता हूं, ध्यान सुनना, ये वाला समझाता हूं। अब ये बाउंड्री कर दो यहाँ पे, ये लोगो, ये बाउंड्री हो गई। ये इधर एटम खेल रहा था, ये इधर कौन खेल रहा था? एटम खेल रहा था। अब इधर कौन खेलेगा बताओ? इधर कौन खेलेगा? मॉलिक्यूल। अब सुनना ध्यान से, इधर मॉलिक्यूल को खिलाते हैं। देखो इधर मॉलिक्यूल जब खेलेगा तो क्या बोलोगे? पहली चीज क्या बोलोगे? मास ऑफ 1 मोल ऑफ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ, इधर जाने लगो, ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। पहला पॉइंट आ गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फिर दूसरा पॉइंट क्या कहोगे? कहोगे भाई साहब अगर आप यहां पे ढेर लगा दो किसका? ये क्या है? N2। ये क्या है? N2। ये क्या है? N2, 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 बहुत सारे N2, अनेक N2, अनेक N2, एक नहीं अनेक N2। कितने N2 गिने तो पता चला कि मेरी जिंदगी में Na नंबर ऑफ N2 है, मेरी जिंदगी में Na नंबर ऑफ N2 है। अगर Na नंबर ऑफ N2 है तो क्या मेरे पास 1 मोल N2 है? और अगर 1 मोल N2 तो बताओ इस पूरे ढेर का मास अगर आपको लिखा जाए तो कितना लिखेंगे आप? इस पूरे ढेर का मास, इस पूरे ढेर का मास आप लिखेंगे 28 ग्राम। क्या बात समझ में आ रही है? इस पूरे ढेर का मास क्या लिखेंगे? 28 ग्राम। 1 मोल N2 का मास 28 ग्राम, Na का मास 28 ग्राम, ये सब N2 हैं। कितनों को बात समझ में आ गई यहां तक की? डन। अब देखो ये पूरा ढेर 28 ग्राम का है, तो इसमें से अगर मैं एक N2 निकाल लूं ये वाला, तो उसका मास कितना होगा? निकाल लो। मेरा मन किया कि इसमें से एक पार्टिकल निकाला जाए भाई, मेरा मन किया इसमें से एक पार्टिकल निकालूं, तो मैंने क्या किया, इस वाले को, इस हरे वाले को कहा तुम बाहर आओ, तुम अच्छे लग रहे हो, तुम बाहर आओ। तो ये देखिए एक N2 है, ये जो निकला है बाहर ये कौन है? ये कौन है? एक N2 है। बताओ इसका मास कितना होगा? क्या इसका मास 28 ग्राम होगा? नहीं, 28 तो पूरे ढेर का है, Na का है। Na का 28 है, तो एक N2 का कितना होगा बताओ? क्या 28 बाई Na होगा ग्राम में? क्या ये बात समझ में आती है? ये एक N2 का मास है और ये अनेक N2 का मास है। क्या दोनों में अंतर समझ में आ रहा है क्या? अरे डन है क्या भाई? ओके, बढ़ते जाओ भाई, एकदम अंगूठा ही मेरे आपके बीच में अंगूठा ही है जो सब कुछ कनेक्ट कर रहा है। तो उससे पता चलता रहना चाहिए मेरे को कि आपकी बात पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। बहुत बढ़िया, जितना जल्दी बढ़ेगा मेरे को समझ में आएगा बात पहुंच रही भी। चलो, इसका मतलब एक N2 का मास 28 बाई Na ग्राम। ये देखो एक N2 का मास 28 बाई Na ग्राम। अगर ऐसे दो ले लूं तो 28 बाई Na इंटू 2, 3 ले लूं तो 28 बाई Na इंटू 3, 4 ले लूं तो 28 बाई Na इंटू 4, Na ले लूं तो 28 बाई Na इंटू Na, तो कितना आंसर आ जाएगा? 28 का। कितनी बात समझ में आ गई?
दोनों गियर समझ में आ रहे हैं, दोनों रिवर्स इधर उधर सब समझ में आ रहे हैं क्या? तो कोई मुझसे कहे क्या पलट के कंसेप्ट सिखा सकते हो क्या? यहाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आओ जो मार्केट में। देखो ये पलट के सिखाया था, एक कार्बन पकड़ा था फिर अनेक कार्बन पकड़े थे, कह रहे ऐसे ही उधर भी सिखा सकता हूं। देखो कैसे सिखाऊंगा, कहूंगा भाई साहब पहले आप एक काम करो, पहले आप एक N2 पकड़ लो। आपने एक N2 पकड़ लिया, ये रहा। एक N2 का मास कितना है भाई? 28/Na, और ये है ग्राम में। ठीक, फिर कहेगा अच्छा आगे क्या? कहेंगे अब अनेक N2 पकड़ो, अब ढेर लगा डालो, अब ढेर लगा डालो। कह रहे कितने का ढेर लगाओ? कह रहे जितनी आपकी इच्छा हो। एक N2 का मास 28/Na, दो N2 का 28/Na×2, तीन N2 का 28/Na×3, चार N2 का 28/Na×4, और ऐसे लगाते जाओ, 28/Na करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जितना मन हो उतने ले लो, जितना मन हो उतने ले लो। मान लो आपने ले लिए कितने, मान लो आपने ले लिए Na, मान लो आपने ले लिए Na नंबर ऑफ N2। ऐसा करते करते तो बताइए क्या आपने एक मोल N2 ले लिया, तो आप क्या मल्टीप्लाई कर दोगे? एक नाइट्रोजन का अगर 28/Na ग्राम था तो इतने का कितना हो जाएगा? 28/Na×Na। क्या बात समझ पा रही? और ये कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा? क्या 28 ग्राम आंसर आ जाएगा? तो क्या इस पूरे ढेर का मास 28 ग्राम है? समझ में आई बात? क्या लॉजिक लगा रहा हूं मैं? एक N2 का मास 28/Na ग्राम, दो लिए तो इंटू टू, तीन लिए तो इंटू थ्री, Na लिए तो इंटू Na, Na लिए तो इंटू Na, Na कट गया, आंसर आ गया 28 ग्राम, एक मोल N2 का मास आ गया, इस पूरे ढेर का मास आ गया। क्लियर है भैया? अरे अब तो सबको दिख जाना चाहिए। इनेबल चैट कर रहा हूं भैया, मजा आ गई, पहुंच गया दिमाग में पूरा के। चलो आगे, चमका भैया, पहुंचा, पहुंचना चाहिए खतरनाक तरीके से। तो आज के बाद जिंदगी में देखिए आपको दो बातें मैंने ये सिखा दी। एक तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, तो आप कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो, उसे ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। बताइए आपको जिंदगी में कोई व्यक्ति पूछे ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, तो आप बोलोगे दो बातें बहुत बता सकता हूं, कंसेप्चुअल बताऊं या लिखने वाला बताऊं? कहेगा लिखने वाला बताऊं, तो कहूंगा रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो तो ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। ठीक है। और अगर आपसे कहता है कि मेरे कंसेप्ट वाला बताओ, कहूंगा मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी एटम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, तो मैं आप क्या करता हूं, डेफिनेशन फटाफट लिख देता हूं, डेफिनेशन लिख देता हूं। और जहां तक रही सवाल की बात, देखिए सवाल ही चल रहा है भैया, ये सवाल ही चल रहा है। अब इसी में सवाल बना देगा, कहेगा चार कार्बन एटम का मास बताओ ग्राम में, चार ऑप्शन, बन गया ऑब्जेक्टिव। आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, सवाल आगे सब बनेगा, अभी करवाऊंगा मैं सवाल, लेकिन पहले आप कंसेप्ट नींव तो तैयार करिए। सवाल लगाने के लिए कुछ आना तो चाहिए। अब आपको बेसिक बातें जब आएंगी तभी तो आप सवाल लगाएंगे, पहले सीख तो लीजिए, जल्दीबाजी मत मचाइए। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अच्छे भक्त की तरह आइए और बैठिए, मोक्ष ना मिल जाए तो भगवान बदल देना, लेकिन जब तक मैं आपको कुछ बता रहा हूं तो अच्छे भक्त की तरह सुनिए, सवाल मत उठाइए उसमें, एकदम जो कह रहा हूं वो फॉलो करते रहिए। मोक्ष मिलेगा, यकीन रखिए, समय लगेगा लेकिन मिलेगा, और आपको काफी हद तक मिलने लगा होगा। चलिए सुनिएगा आगे, सुनिएगा आगे। तो मेरे से आज की बात कोई कहता है कि भाई साहब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो मैं कहूंगा ये दोनों ही व्यक्ति, ये दोनों ही व्यक्ति, एक ही शब्द बोल दूंगा इसके लिए, क्या बोलूंगा? ये दोनों ही व्यक्ति क्या होते हैं? मोलर मास होते हैं। ये दोनों ही व्यक्ति क्या होते हैं? मोलर मास होते हैं। बस खत्म। देखिए मोलर मास होते हैं तो मतलब मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम, ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास, ये लॉजिक हो गया। और मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। इतना डन है? अगर इतना डन है तो वो दो बातें क्लियर हो गई, डन दोनों। देखिए ये पीछे सीखा हम लोगों ने। अब ये डन है तो बताओ ये दो बातें होगी, कौन कौन सी दो बातें होगी? ये डन हो गई। मेरे को बताओ ये वाला खेल क्लियर और ये वाला भी खेल क्लियर, क्या दोनों क्लियर हो गए? ये दोनों क्लियर हो गए। अब क्या बचा? ये वाला, मैंने कहा था ना दो क्वेश्चन मार्क है, क्या एक क्वेश्चन मार्क खत्म हो गया? अब ये वाला क्वेश्चन मार्क बाकी है, इसको निपटाते हैं। अब सवाल उठता है ये एब्सोल्यूट मास ऑफ कार्बन का 12 mu, ये क्या आंसर दिया, ये कैसे है? mu क्या चीज होती है? अगला जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न जो उठता है लोगों के दिमाग में, वो ये उठता है भैया AMU क्या बला का नाम है? क्या होता है ये AMU क्या है ना? ये AMU क्या है, इसको समझते हैं जरा, ध्यान सुनिए। कोई पूछे आपसे आज के बाद कि भाई साहब ये बताना एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, क्या होता है ये? सुना बहुत है इसका, आता कुछ नहीं है, समझ में आज तक नहीं आया। लिख लेता हूं,
कुछ कुछ आता है, थोड़ा बहुत कर लेता हूं, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं। तो सुनिए क्या कहूंगा उससे। उससे कहूंगा सुनना, थोड़ी बात सुनना, 5 मिनट समझ में आ जाएगा। उससे कहूंगा पहली चीज, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? तो कहूंगा यूनिट है भैया, यूनिट है। कहना किस चीज की यूनिट है? एटम्स हैं छोटे छोटे, है ना, मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मास रिप्रेजेंट करने की एक यूनिट है। जैसे हमारा हमारा मास, हमारा वजन रिप्रेजेंट आप करते हैं तो किस में करते हैं? केजी में करना पसंद करते हैं ना। आप वो जो मशीन आती है वेइंग मशीन, उसमें जाएंगे, 1 रुपए का सिक्का डालेंगे तो वजन बताती है, तो केजी में बताती है, ग्राम में बताती है, मिलीग्राम में बताती है, या एएमयू में बताती है? किस में बताती है आपको? किस यूनिट में बताती है? किस यूनिट में बताती है? केजी में। क्यों केजी में क्यों बताया? क्योंकि आप भारी व्यक्ति हैं और केजी बड़ी यूनिट है। ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, आप भारी व्यक्ति हैं और केजी बड़ी यूनिट है, बराबर। तो भारी चीजों के लिए अगर बड़ी यूनिट इस्तेमाल करूंगा तो आंसर सिग्निफिकेंट रहेंगे, 12, 50, 10, 100, 20, 40, सुनने में आसान लगेंगे। समझ पा रहे हैं? तो भारी चीजों के लिए बड़ी यूनिट, हल्की चीजों के लिए छोटी यूनिट, बराबर, और भारी चीजों के लिए और बड़ी यूनिट, बराबर। तो ध्यान दीजिए, जो कोई पूछे आपसे एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे आज के बाद? कहेंगे भाई साहब मास को रिप्रेजेंट करने की छोटी सी एक यूनिट है, बहुत छोटी यूनिट है। कह रहे किसका मास रिप्रेजेंट करना पसंद करता हूं इसमें? कह रहा हूं कि बहुत हल्के हल्के लोगों का। हल्के हल्के मतलब कौन? जैसे एटम्स, जैसे मॉलिक्यूल। इसीलिए आदमी का मास नहीं बताते आप इसमें, बता सकते हैं, हालांकि है तो यूनिटी, बता सकते हैं, लेकिन बताते नहीं है, फेमिलियर नहीं है, क्योंकि सिग्निफिकेंट आंसर नहीं आएंगे। समझ पा रहे हैं मामला? तो एक बात तो ये। दूसरी बात, अब एमयू के और अंदर चलते हैं। एमयू को डिफाइन कैसे किया गया? एमयू को डिफाइन कैसे किया गया? सुनिएगा, ध्यान से बात सुनिएगा, एमयू को डिफाइन कैसे किया गया। ध्यान दीजिए, एमयू को सबसे पहले डिफाइन किया गया ऐसे, 1 AMU इज इक्वल टू कार्बन। अपनी मॉडर्न स्केल कौन सी भैया? मॉडर्न स्केल कौन सी? कार्बन, ठीक है ना। तो सारी बातें अपने कार्बन के रेफरेंस में करेंगे। अब तो 1 AMU को कार्बन स्केल के बेसिस पर डिफाइन किया गया। कहा गया मास ऑफ 1 एटम ऑफ, ध्यान सुनना भी जरा, 1 एटम ऑफ, आज आपको एमयू भी काफी हद तक समझ में आ जाएगा, अगली क्लास में तो पूरा ही समझ में आ जाएगा क्योंकि टाइम कम बचा है, इन ग्राम, और यहां लगा दिया करो 1/12। इस तरीके से डिफाइन हुआ 1 AMU। अब देखिए मेरी बात सुनिएगा, अभी मैं ये भी बताऊंगा कि इस तरीके से क्यों डिफाइन हुआ। मैं हर बात का रीजन दूंगा, ध्यान सुनते जाइएगा। अभी मैं ये भी बताऊंगा इस तरीके से क्यों डिफाइन हुआ। पहले आप मान लीजिए चलो इस तरीके से डिफाइन हुआ, तो मैं जरा इसको पहले समझ लूं पहले क्या मतलब है। देखना सुनना, क्या लिखा है यहां पे? एक एटम लो 6C12 का, उसका मास ग्राम में लो, उसमें 1/12 मल्टीप्लाई कर दो, या यूं कह लो कि 12 डिवाइड कर लो, तो 1 AMU आंसर आ जाता है। ध्यान दीजिए, AMU क्या है? मास की यूनिट है। ग्राम भी क्या है? ये भी मास की यूनिट है। अगर दोनों दोनों ही मास की यूनिट है, AMU और ग्राम, तो क्या दोनों में रिलेशन होना चाहिए? दोनों में रिलेशन होना चाहिए ना भैया। जैसे 1 kg में 1000 ग्राम होते तो हर जगह होते हैं, हर किसी के होते हैं या किसी एक आदमी के होते हैं? बताओ, 1 kg में 1000 ग्राम किसके? मेरे, तुम्हारे, या फिर किसी और के, या सबके? हाथी घोड़ा गधा सबके? सबके। इसका मतलब एक यूनिवर्सल कन्वर्जन है, एक यूनिवर्सल कन्वर्जन है कि 1 kg में भैया 1000 ग्राम सबके होते हैं। तो बताइए 1 AMU में इतने ग्राम, समथिंग ग्राम होने चाहिए ना, सबके लिए होने चाहिए, यूनिट ही तो है, तो कन्वर्जन फैक्टर तो होना चाहिए ना। 1 kg में 1000 ग्राम सबके हैं, यूनिवर्सल है ना, एक यूनिट कन्वर्जन है। तो वैसा ही 1 AMU में कितने ग्राम, हाउ मेनी ग्राम, कोई एक कन्वर्जन तो होना चाहिए। तो डिफाइन कैसे हुआ? वो ऐसे डिफाइन हुआ। इसी पे क्यों डिफाइन किया? क्योंकि कार्बन स्केल अपनी मॉडर्न स्केल है। अब सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, अब मैं यहां पे अगर वैल्यू पुट करूं, इसकी वैल्यू बताना जरा। इसकी वैल्यू सब लोग टाइप करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है इसकी वैल्यू ग्राम में सब लोग टाइप करें। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसकी वैल्यू ग्राम में सब लोग टाइप करें। सब पढ़ चुके हो भैया, सब पढ़ चुके हो। इसकी वैल्यू टाइप करो, ये जो अंडरलाइन कर रहा हूं इसकी वैल्यू टाइप करो जल्दी से ग्राम में। सही टाइप करना। हाँ, 12 ग्राम नहीं लिखना है भैया, 12/Na ग्राम, 12/Na ग्राम। पीछे ही पढ़ाया, देखिए 1 एटम पूछा, 1 मोल नहीं पूछा, पीछे ही पढ़ाया अभी आपको। इतनी जल्दी भूल जाते हो, बताओ। इसीलिए मैं कह रहा हूं ध्यान सुनिए बहुत। देखिए मैं आपको पीछे बता चुका हूं, देखो पीछे बता चुका हूं। देखो ये क्या है? 1 मोल ऑफ कार्बन। ये तो 1 मोल ऑफ कार्बन है। देखो ये तो 1 मोल ऑफ कार्बन। हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए, ये 1 एटम ऑफ कार्बन। हमें क्या चाहिए? 1 एटम ऑफ कार्बन, ये चाहिए। समझ पा रहे हैं? ये चाहिए, ये थोड़ी चाहिए। ये तो 1 मोल है, ये तो 1 मोल है, हमें 1 एटम चाहिए। तो बताना क्या लगाएंगे? 12/Na ग्राम लगाएंगे क्या? क्या बात समझ में आ रही है? तो बताओ, इसकी जगह मैं लिख दूंगा 12/Na और यहां लिख दिया ग्राम में, और यहां मल्टीप्लाई क्या हो गया भैया? मल्टीप्लाई क्या हो गया? 1/12। ठीक, अभी ये कैसे है मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर आप मानिए ये सही है तो फिर बात जरा समझ लीजिए। ये आ गया, बताइए ये जैसे आ गया 12 से 12 कट गया, तो बताओ 12 से 12 जब कट गया तो 1 AMU इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 AMU इज इक्वल टू कितना आ गया?
1/Na ग्राम आ गया, 1/Na ग्राम आ गया। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? अब ये जो यूनिट, ये एक तरीके से देखिए यूनिट कन्वर्जन आ गया। ये क्या आ गया? यूनिट कन्वर्जन आ गया। यूनिट कन्वर्जन समझिए, जैसे आप कहते हैं 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो भैया मेरे भी होते हैं, तुम्हारे भी होते हैं, रिक्शे वाले के भी होते हैं, सब्जी वाले के भी होते हैं, हाथी गड्ढे घोड़े सबके होते हैं। तो ये यूनिट कन्वर्जन है, तो ये भी यूनिट कन्वर्जन है। सब पे चलेगा, सब पे चलेगा। इलेक्ट्रॉन पे भी, प्रोटॉन पे भी, मेरे पे भी, तुम्हारे पे भी, एटम पे भी, मॉलिक्यूल पे भी, आयन पे भी, सॉल्ट पे भी, एसिड पे भी, बेस पे भी, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पे भी, डबल सॉल्ट पे भी। अरे है क्या? बात समझ में आई? ये यूनिट कन्वर्जन है साहब। यूनिट कन्वर्जन तो दुनिया में सब पे चलेगा ना, सब पे चलेगा, बराबर। 1 AMU में 1/Na ग्राम होते हैं। आप ये नहीं पूछेंगे किसके होते हैं, सबके होते हैं, सबके होते हैं। अब मेरे को एक सवाल का जवाब बताना, मेरे को एक सवाल का जवाब बताना, एक सवाल का जवाब बताना कि बताओ ये वाली लाइन कहां से आई, ये वाली लाइन कहां से आई, ये वाली लाइन कहां से आई? इस सवाल का जवाब देखिए क्या है। इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। जब जब आप कार्बन एटम का, एक एटम का मास ग्राम में लेंगे और उसका 12वां हिस्सा लेंगे, ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत कंसेप्चुअल बात बता रहा हूं आपको, बहुत कंसेप्चुअल बात, ध्यान सुनिएगा। आप किताब में आपको जल्दी समझा नहीं पाएंगे ये सब बातें। देखिए, जब आप कार्बन के एक एटम का मास लेंगे, ग्राम में लीजिए या किस में लीजिए, और उसमें 12 डिवाइड करेंगे, यानी कि कार्बन के एक एटम का 12वां हिस्सा, ध्यान सुनिए, कार्बन के एक एटम का जो मास है उसका 12वां हिस्सा, उसका 12वां हिस्सा, वही 1 AMU है। क्या बोल रहा हूं फिर सुनिए, कार्बन के एक एटम का मास लिया, उसका 12वां हिस्सा जो आप लेंगे, 12वां हिस्सा, वो 1 AMU है। अब मेरे को एक बात बताना, कार्बन हाइड्रोजन से कितने गुना भारी है? कार्बन हाइड्रोजन से कितने गुना भारी है? 12 गुना, 12 गुना। यानी कि एक कार्बन लेने का मतलब 12 हाइड्रोजन लिया आपने, एक कार्बन लेने का मतलब 12 हाइड्रोजन लिए, यानी कि ये जो आपने एक कार्बन लिया, ये 12 हाइड्रोजन के बराबर वजन रखते हैं। अरे ठीक है क्या? और उसका 12वां हिस्सा लिया, मतलब 12/12 मतलब एक हाइड्रोजन, तो ये एक हाइड्रोजन का ही तो मास दिया हुआ है। अरे ठीक है क्या? ठीक है क्या? तो बताइए, मेरे को बताना 1 AMU क्या होता है। कोई आज के बाद जिंदगी में पूछे 1 AMU को इस तरीके से क्यों डिफाइन किया, तो मैं क्या बोलूंगा, 1 AMU क्या है? 1 हाइड्रोजन एटम, 1H एटम, 1H एटम को 1 AMU वजन निकाला गया है, एब्सोल्यूट मास है 1H एटम का, एब्सोल्यूट मास है 1 AMU। उसको रिलेट किससे किया गया? कार्बन स्केल से। कार्बन से क्यों किया गया? वही मॉडर्न स्केल है, वही मॉडर्न स्केल है। तो बताना, एक H एटम, 1 AMU। तो बताइए आप कनेक्ट कैसे करेंगे? कार्बन से कनेक्ट करिए, तो एक H एटम को कैसे बोलेंगे आप? कार्बन के एक एटम का मास अपॉन 12, कार्बन के एक एटम का मास अपॉन 12, तो वही तो लिखा हुआ है, देखो, कार्बन के एक एटम का मास अपॉन 12। तो ये पूरा जो है, ये देखो, ये पूरा जो है, ये पूरा जो है, ये वाला, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, क्या ये एक H एटम का मास है? ये एक H एटम का मास है, और एक H एटम का मास ही तो 1 AMU। ठीक बात है, क्लियर है भैया? कार्बन ही क्यों लिया, समझ में आगे बात, क्योंकि वो, यस यस यस। चलिए, तो बात बिल्कुल क्लियर, ये आ गया कन्वर्जन। अब मेरे को एक बात बताना, क्या ये जो यूनिट कन्वर्जन है, क्या ये सिर्फ कार्बन पे चलेगा क्या? ये यूनिट कन्वर्जन सिर्फ कार्बन पे लगेगा क्या, या नाइट्रोजन पे भी चलेगा क्या, या सब पे चलेगा क्या? अब अगर सब पे चलेगा तो मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, सब पे चलेगा ना भाई, यूनिट यूनिट कन्वर्जन है। मैंने क्या बोला, 1 केजी में 1000 ग्राम किसके होते हैं, मेरे या तुम्हारे? बताओ, 1 केजी में 1000 ग्राम किसके होते हैं, मेरे या तुम्हारे? सबके, सबके। तो इसका मतलब ये जो कन्वर्जन है, ये किस पे चलेगा? सबके ऊपर, सबके ऊपर चलेगा। तो मैं आपको अगला सिखाता हूं, देखना, अगर आपको जिंदगी में एमयू खोलना है ना, अभी मैं और खोल दूंगा अगली क्लास में, अगर आपको एमयू खोलना है तो आप क्या करना, यहां पे ध्यान देना, आप ले लो मास ऑफ 1 एटम ऑफ, सुनते जाना जरा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ 7n14 ले लो भैया, 7n14 ले लो, किसमें? ग्राम में। और फिर लेकिन बताना यहां पे क्या लोगे, यहां पे क्या लोगे, क्या यहां पे क्या लोगे, क्या आप समझ पा रहे हैं खुद से? क्या यहां 1/14 लेना चाहिए? क्या 1/14 लेना चाहिए? ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले भी बोला 1 AMU क्या होता है, यूनिफाइड मास है, एक H एटम का मास है, ये एक H एटम का मास है, और ये एक H एटम का है। तो बताइए, अगर आप यहां पे नाइट्रोजन लेते हैं, क्यों लिया ऐसा समझ पा रहे हैं? अगर आप यहां नाइट्रोजन लेते हैं और नाइट्रोजन का एक एटम लेते हैं, तो बताइए नाइट्रोजन का एक एटम H से कितने गुना भारी है? 14 गुना भारी है। तो उसमें जब 14 डिवाइड कर देंगे तो क्या एक H एटम के बराबर का मास आ जाएगा? और वही तो 1 AMU है, वही तो 1 AMU है। अरे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, मेरे को बता दो एक बार भी, करंट पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? ये 14 क्यों डिवाइड कर रहा हूं, समझ पा रहे हैं क्या? डन है। तो बताइए, इसको भी सॉल्व करूंगा तो क्या आंसर वही आएगा? मेरे को एक बार बताना, ब्रैकेट के अंदर ये इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, ब्रैकेट के अंदर वाले की। 14/Na क्या, हाथी घोड़े क्या, यूनिट के साथ बात, 14/Na हाथी घोड़े क्या, ग्राम। और 14 से 14 कट गया तो आंसर कितना आया, 1/Na ग्राम।
तो बताइए क्या 1 AMU इज इक्वल टू आज भी कितना आ रहा है 1/Na ग्राम? क्या हमेशा इतना ही आना चाहिए? हमेशा इतना ही आना चाहिए? यस। क्यों हमेशा इतना ही आना चाहिए? क्योंकि भैया ये यूनिवर्सल कन्वर्जन है, ये तो सब पे चलेगा ना, सब पे चलेगा। ध्यान दीजिए यहां 14 डिवाइड किया है, क्यों डिवाइड किया, क्या समझ पा रहे हैं? यहां मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं यहां 14 क्यों डिवाइड किया है। ध्यान दीजिए मास ऑफ 1H एटम, मास ऑफ 1H एटम, इसको डिफाइन किया गया है 1 AMU। 1 AMU ये इसका मास आया है एक H एटम का। तो बताइए एक H एटम कार्बन, कार्बन इससे कितने गुना भारी है? 12 गुना। 12 गुना। तो कार्बन के अगर एक एटम का मास निकालूंगा तो 12 आएगा, तो 12 आएगा तो उसमें 12 डिवाइड कर दो तो 1 AMU हो जाएगा। नाइट्रोजन का एक एटम इससे कितने गुना भारी होता है? 14 टाइम्स। तो नाइट्रोजन के एक एटम में 14 डिवाइड कर दो तो 1 AMU आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? ये लाइन से सब कनेक्टेड है क्या? क्लियर है? तो क्या मैं ऐसी हजारों बातें लिख सकता हूं क्या? डन। क्या मैं ऐसी हजारों बातें लिख सकता हूं? यस बिल्कुल। बताइए मैं अगली बात अगर लिखूं यहां पे, मैं अगली बात यहां पे लिखूं, बताना अगर मेरे को 1 AMU डिफाइन करना है तो क्या सिर्फ कार्बन नाइट्रोजन ही डिफाइन कर सकते हैं? क्या ऑक्सीजन नहीं डिफाइन कर सकता? मास ऑफ बताना अगर मैं यहां पे लिखूं 1 एटम ऑफ, और अंदर चलते हैं, और अंदर चलते हैं, 1 एटम ऑफ 8O16 इन ग्राम। तो बताइए अब बाहर में क्या लिखूंगा? बोलो अब बाहर में क्या लिखूंगा? सब लोग टाइप कर दो एक बार, अब बाहर में क्या लिखूंगा? ऑक्सीजन 16 गुना भारी है हाइड्रोजन से, तो क्या 16 डिवाइड कर दूंगा तो एक H एटम के बराबर हो जाएगा मामला। क्या ये कंसेप्ट समझ पा रहे हैं? इससे भी आंसर वही आएगा। अगर आपको बातें समझ में आना शुरू हो गई हैं तो क्या क्या AMU सिर्फ एटम के लिए लगा सकता हूं, मॉलिक्यूल के लिए नहीं लगा सकता? बताना अगर मैं यहां पे मॉलिक्यूल पे आ जाऊं तो बताना मैंने लिखा मास ऑफ, और अंदर चलते हैं, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ N2 लिख दिया। अब बताओ कितने से डिवाइड करेंगे? इन ग्राम। हर बार ग्राम में लेंगे ना, कन्वर्जन लेंगे तो इन ग्राम। तो बताओ अब कितने से डिवाइड करूंगा? क्या आप 28 से डिवाइड कर दूंगा? क्यों 28 से डिवाइड किया? क्योंकि N2 जो होता है वो H से कितने गुना भारी होता है? N2 28 गुना। 28 गुना, तो 28 डिवाइड कर दिया, तब एक H के बराबर आएगा, उसे हम 1 AMU बोल देंगे। क्या बात समझ पा रहे हैं? हर बार एक H के बराबर बना लेना है और वो 1 AMU हो जाएगा। क्या बताइए इसको मैं समझा भी सकता हूं? यस। बताइए ब्रैकेट के अंदर इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू सब लोग टाइप करो, इसकी वैल्यू टाइप करो सब लोग जल्दी से। यू आर बेस्ट बाबा। इसकी वैल्यू टाइप करना जरा, इसकी वैल्यू टाइप करना। 28/Na क्या? ग्राम। ग्राम। बात समझ में आई? इनटू क्या? 1/28। तो बताओ 28 से 28 कट गया, क्या आंसर आज भी वही आ रहा है जो आपने पहले निकाला था? क्या आंसर हर बार वही आएगा? चाहे आप एटम से समझाओ, चाहे आप मॉलिक्यूल से समझाओ। तो बताओ ये रिलेशन किसके लिए सही है? एटम के लिए कि मॉलिक्यूल के लिए? किसी के लिए सही है। और अंदर चलते हैं, अगर और अंदर चलते हैं तो बोलो क्या मैं इसको अमोनिया पे लगा सकता हूं कि नहीं? बताना अगर मैं इसको अमोनिया पे लगा दूं, अगर मैं इसको होमोएटॉमिक पे लगा सकता हूं, हेटेरोएटॉमिक पे भी लगा सकता हूं। मान लो मैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया ले लूं, तो बताइए अगर अमोनिया लूंगा तो क्या उस पे कंसेप्ट नहीं सिखा सकता? बिल्कुल सिखा सकता हूं। बताइए इस बार अगर मेरे को 1 AMU तैयार करना है तो बताओ मैं यहां बाहर क्या लिखूं? बताओ मैं बाहर यहां क्या लिखूं? अमोनिया बताओ कितने गुना भारी हो गया एस से? 17 गुना। तो बताइए 17 डिवाइड कर दूं तो एक H एटम के बराबर आ जाएगा। क्या अभी भी मामला बिल्कुल सही है? यहां से भी सॉल्व करूंगा तो वही आएगा, 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। क्या बातें समझ पा रहे हैं? कल को मैं और जहरीला बना दूं, क्या मैं आयन पे जा सकता हूं? अगर मैं आयन पे चला जाऊं और मुझे 1 AMU लिखना हो, लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा? मास ऑफ 1 आयन। देखिए कंसेप्ट देखिए आप कहां तक ले जा रहा हूं। मास ऑफ 1 आयन ऑफ ऑक्साइड आयन, मैं ऑक्साइड पे चला गया, इन ग्राम लिखूंगा। अब मेरे को बताना क्या मैं आयन के लिए भी डिफाइन कर सकता हूं? तो बाहर क्या डिवाइड करूंगा? जल्दी से टाइप करो। बाहर क्या डिवाइड करूंगा? ऑक्सीजन का एक आयन का मास डिवाइड करूंगा। अब मेरे को एक बात बताना, ऑक्सीजन जो होता है और O-2 होता है, दोनों का मास तो एक ही होगा। O का मास कितना होता है भैया? O का एटॉमिक मास कितना है? 16 गुना भारी है ये, 16 गुना भारी है। तो बताना ऑक्साइड कितने गुना भारी होगा? ऑक्साइड भी 16 गुना भारी होगा, क्योंकि निगेटिव किसकी वजह से आता है? बताओ निगेटिव किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से, आने जाने की वजह से, और इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है। तो बताइए ऑक्साइड का भी 16 लेंगे और ऑक्सीजन का भी 16 लेंगे, तो बताइए ये क्या H से 16 गुना भारी है? 16 गुना भारी है, तो क्या यहां भी 16 डिवाइड करूंगा? आ रही है क्या बात समझ में? इसको सॉल्व करूंगा तो बताना 1/16 और यहां पे लिखूंगा 16/Na ग्राम। अरे आई क्या बात समझ में? 16 कट जाएगा, क्या आंसर आज भी वही आएगा? इसका मतलब क्या कंसेप्ट यूनिवर्सल है? क्या कंसेप्ट को मैं किसी के ऊपर भी लगा सकता हूं? कितनों को मौज आ गया? कंफर्म समझ में आ गया? AMU दिखना शुरू हो गया। 1 AMU का मतलब 1 H एटम का मास, और उसको आप कनेक्ट करते जाइए, बस डिवाइड करते जाइए जितने गुना वो चीज भारी है इससे। क्लियर? डन? मजा आई क्या?
सारी बात समझ में आ गई। अगले टर्न पे आपको ये और जहरीली बातें बताऊंगा, ऐसी ऐसी एमयू में बातें कि आपने सुनी नहीं होंगी साहब। जैसे मैंने आपको आज एक बात सिखाई, कौन सी वाली, किसी मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने एटम होते हैं, उस मॉलिक्यूल के एक मोल में उस एटम के उतने मोल होते हैं। जाके मोहल्ले में बता दीजिएगा साहब, पता चलेगा कोई नया खिलाड़ी आया है। और ये एमयू मैंने आपको सिखा दिया है। अगले टर्न पे फिर मचाऊंगा। कल क्लास है 8:30 बजे, वो तीसरी क्लास है, इसकी नेक्स्ट क्लास है, सभी को आना है कल 8:30 बजे। धरती पे कहीं क्लास हो यहां आइए, अगर यहां आना जरूरी आपको लगता है तो कल 8:30 बजे सुबह सुबह। नमस्कार, धन्यवाद, मचा दीजिए हर तरफ। आपको सेशन अच्छा लगता है तो हैश डेडिकेट कीजिए, अपने व्यूज लिखिए, फीडबैक दीजिए। धन्यवाद। कल 8:30 बजे सुबह नेक्स्ट क्लास, तीसरी क्लास एमयू को आगे बढ़ाऊंगा। नमस्कार।